हेलो दोस्तों, आज देखेंगे हम ढासू स्टेटमेंट्स ऑफ एनसीईआरटी और आज का टॉपिक है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। चलो देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इसमें यह है कि सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स थ्रू देयर बॉडी कैविटीज टू फैसिलिटेट द सेल्स टू एक्सचेंज दिस सब्सटेंसेस। ये जो स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट होते हैं इनमें ब्लड नहीं होता है और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनमें होती है वाटर कैनल सिस्टम। तो ये जो इससे क्या होगा कि सराउंडिंग से वाटर आएगा, उससे न्यूट्रिएंट लेंगे और एक्सचेंज ऑफ वेस्टेज भी उसी से करेंगे। ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। दूसरा, जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें होता है ब्लड। तो ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर दिस पर्पज की, और ट्रांसपोर्ट करने के लिए या न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करने के लिए, गैसेस ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अनदर एक फ्लूइड है जिसका नाम है लिम्फ, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहला पॉइंट, ब्लड। तो ब्लड इज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। Blood is special connective tissue consisting of fluid matrix, plasma and formed element। क्या क्या है? fluid matrix, plasma and formed element, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं ब्लड। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अभी देखो इसी लेक्चर में हम सिर्फ वही स्टेटमेंट्स के बारे में देखेंगे कि जो आपको नीट में स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस या असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन या तो करेक्ट इनकरेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन में आ सकता है। बहुत सारे लेंदी क्वेश्चन जो होते हैं उसमें अलग अलग स्टेटमेंट होते हैं और विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो उसी पे हम फोकस करेंगे। बाकी का ऑलरेडी आपको मालूम है, लेकिन सिर्फ हम वही स्टेटमेंट देखेंगे जो यहां पे, हम वही स्टेटमेंट देखेंगे जो यहां पे इसेंशियल है। ठीक है, चलो तो पहला पॉइंट है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर विस्कस फ्लूइड कंस्टिट्यूट नियरली 55% ऑफ द ब्लड। तो प्लाज्मा 55% ऑफ द ब्लड होता है, मतलब 45% क्या हुआ? फॉर्म्ड एलिमेंट। देखो ब्लड में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट निकालो, जो बचेगा उसको बोलेंगे प्लाज्मा। ठीक है, और इसमें 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर एंड प्रोटीन कंट्रीब्यूट करेगा 6 to 8%। ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्या कि यहां पे 90 to 92% प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है? वाटर, और प्रोटीन का परसेंटेज कितना है? 6 to 8। इसको ट्विस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन में, ध्यान दो, इसको ट्विस्ट करके पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद उसी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं कुछ प्रोटीन जो 6 to 8% है, वो कौन सा है ना? उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, आपको पीवाईक्यू में भी मिलेगा। और यहाँ पे फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, अल्बुमिन, ये मेजर प्रोटीन है, इसमें मैच द कॉलम टाइप भी क्वेश्चन आने के चांसेस उसमें होते हैं, और ये आपको भी क्वेश्चन मिलेंगे मैच द कॉलम के टाइप के। ठीक है, तो इनका फंक्शन याद रखो। तो फाइब्रिनोजन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखो, फोकस करना है। फाइब्रिनोजन किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। दूसरा है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, जो इन्वॉल्व होता है इन डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब इम्यूनिटी डेवलप करने में या इम्यूनिटी से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में काम आएगा। और तीसरा प्रोटीन है अल्ब्यूमिन, हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। तो ऑस्मोटिक बैलेंस, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में इंपॉर्टेंट रोल आएगा। ये तीन प्रोटीन का रोल याद ही रखना है, एसेंशियल है दोस्तों। उसके बाद है प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है? तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स है। तो मिनरल्स कौन कौन से हैं इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो Na+, कैल्शियम प्लस, Mg++, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड। अब इसको याद कैसे रखना है? अगर याद नहीं होगा तो सिर्फ एक लाइन याद रखो, मराठीमध्ये आपण असं म्हणू शकतो, न का मागू बाइकार्बोनेट क्लोराइड। काय म्हणणार? न का मागू बाइकार्बोनेट क्लोराइड, ऐसे याद रखो। न का Na++, कैल्शियम प्लस, Mg++, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड, इसको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद उसी प्लाज्मा में प्रेजेंट है ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, लिपिड भी है। और ये सभी ब्लड में क्या होते हैं? प्लाज्मा में जो प्रेजेंट है तो वो सर्कुलेट जब होंगे तो उसे ट्रांजिट इन स्टेट में होंगे या ऑलवेज ट्रांजिट इन द बॉडी, ऐसे हम बोल सकते हैं। आगे दूसरी लाइन इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स की। तो देखो ब्लड प्लाज्मा में ना फैक्टर्स होते हैं जो क्लॉटिंग के लिए इसेंशियल होते हैं, और ये जो फैक्टर्स होते हैं ना ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। अब ये लाइन जरूरी है क्योंकि यहां पे इनएक्टिव की जगह एक्टिव लिखा तो स्टेटमेंट गलत होता है। देखो कैसा है, तो फैक्टर्स फॉर कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म।
कौन से फॉर्म में? इनएक्टिव फॉर्म। अब यहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं क्योंकि एक्टिव में रहेंगे तो क्लॉटिंग हो जाएगी फिर, तो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जब इंजुरी होगी तो उनकी कैस्केड प्रोसेस बनेगी, तो वो देखेंगे आगे। अभी इतना ही याद रखो कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ये लाइन इंपॉर्टेंट। और लास्ट वाली यहाँ पे सीरम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो यही लाइन इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। सीरम बोलेंगे इसको कब? क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दो तो हम क्या बोलते हैं? सीरम बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे तो फॉर्म्ड एलिमेंट, नेक्स्ट है फॉर्म्ड एलिमेंट। तो फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट आएगा इसमें। जैसे आरबीसी, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट, ये तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट। और इसका परसेंटेज याद रखना है, क्योंकि इसका परसेंटेज कितना होता है? 45%। ठीक है, तो उसमें पहला आएगा एरिथ्रोसाइट। तो एरिथ्रोसाइट मेन कौन कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है इसमें, तो ध्यान दो। देखो, एरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड। तो ब्लड में जितने भी सेल्स है उसमें सबसे अबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा कौन है? आरबीसीज है, एरिथ्रोसाइट्स है। ठीक है, हेल्दी अडल्ट मैन हैज एन ऑन एन एवरेज, ये याद रखो, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन mm³ ऑफ ब्लड, या आरबीसीज mm³ ऑफ ब्लड। यहां पे याद रखो, मिलियंस की जगह पे बिलियन भी आ सकता है या लैक्स भी आ सकता है। यहां पे स्टेटमेंट फोकस करना है। बच्चे जो छोटी छोटी गलती करते हैं ना, कि यार मैंने ये इनएक्टिव देखा ही नहीं, मैंने ये नॉट नहीं देखा, या मैंने ये बिलियन नहीं देखा, मुझे लगा मिलियन है, तो यही गलती सुधारने का काम ये इस लेक्चर में हो रहा है। तो ये इसके ऊपर प्रॉपर्ली फोकस्ड करो। ठीक है, आगे तो आरबीसी आर फॉर्म इन द रेड बोन मैरो इन द अडल्ट। तो आरबीसी कहां पे बन रहे हैं? रेड बोन मैरो में बनेंगे। ठीक है, आरबीसी डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता है। तो और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है कि आरबीसी एरोबिक रेस्पिरेशन करती है, अनएरोबिक करेगी? लेकिन याद रखो, आरबीसी खुद ऑक्सीजन यूज नहीं करेगी, आरबीसी अनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगी। आरबीसी बाकी पार्ट्स को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करेगी, लेकिन खुद ऑक्सीजन यूज नहीं करेगी। राइट, तो याद रखो। ठीक है, तो इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बाइकॉन्केव इन शेप होती है, ये तो आपको मालूम है। रेड कलर आयन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हीमोग्लोबिन, तो रेड कलर आयन कंटेनिंग प्रोटीन जिसको हम बोलेंगे हीमोग्लोबिन, और जिसके वजह से कलर है आरबीसी को रेड कलर। ठीक, उसके बाद ये लाइन बहुत जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर ऑल ट्विस्ट करके क्वेश्चन आने के चांसेस है। हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, तो एवरी 100 ml ऑफ ब्लड में याद रखो, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन क्या आएगा? 200 ml ऑफ ब्लड। यहां पे और एक क्वेश्चन क्या आ सकता है कि 1000 ml ऑफ ब्लड। तो इसमें अगर आपको 100 ml का दिया हुआ है तो आपको प्रॉपरली याद रखना है। कभी कभी क्या होता है, 12 to 16 ग्राम जीएम है, एमजी होता है, और यहां पे 200 ml का क्वेश्चन आता है, तो इस पे ध्यान दो। ठीक है, नेक्स्ट, These molecule play significant role in transport of respiratory gases में इनका important role है। RBCs have an average lifespan of 120 days after which they are destroyed in spleen। ये भी लाइन important है। RBC का लाइफ स्पैन कितना है? 120 डेज। 120 डेज के बाद उसकी डेथ हो जाएगी, और ये डेथ होने के बाद आरबीसी कहां पे जाके डिस्ट्रॉय की जाएगी? वो जाएगी स्प्लीन में, और स्प्लीन में जाने के बाद वहां पे वो उसके डिस्ट्रॉय करने का काम होगा, क्योंकि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन है? स्प्लीन है। ठीक है, तो स्प्लीन में ये खत्म हो जाएंगे, तो इसको ध्यान रखो। यहां पे हो गया आरबीसी। अब आपका नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है वो है ल्यूकोसाइट, मतलब कौन है? डब्ल्यूबीसी है। अब डब्ल्यूबीसी आर दी अल्सो नोन एज द व्हाइट ब्लड सेल, इसको हम बोलेंगे। अब डब्ल्यूबीसी कैसा है? कलरलेस है ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन उसमें नहीं होता, इसीलिए इसको कलर नहीं है। दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेस इन नंबर विच एवरेज 6000 to 8000 mm³ ऑफ ब्लड। ये याद रखो ये लाइन, क्योंकि यहां पे एक याद रखो, ये कम नंबर में, मतलब आरबीसी ज्यादा है तो सबसे कम कौन है? डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, और दूसरा इसमें यह है कि इसमें न्यूक्लियस होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होते, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं। एंड 6000 to 8000 mm³, अब ये थाउजेंड्स में, इसको याद रखो, है ना। डब्ल्यूबीसी का काउंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है,
आगे डब्ल्यूबीसी का या ल्यूकोसाइट का लाइफ स्पैन जैसे आरबीसी से 120 था तो इसका शॉर्ट ल्यू बोला है कि लाइफ स्पैन यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं दिया, एनसीईआरटी ने इन जनरल अलग अलग में 12 to 20 डेज के टाइम पीरियड में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी को ही फॉलो करो, शॉर्ट लीव है। यहाँ पे डब्ल्यूबीसी के दो टाइप्स आएंगे, दो टाइप कौन सा है तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रैन्युलो मतलब ग्रैन्यूल्स, तो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है तो ग्रैन्युलोसाइट, अगर डब्ल्यूबीसी के अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं है तो उसको बोलेंगे अग्रैन्युलोसाइट। इस पे और डब्ल्यूबीसी के टाइप्स पे जो है ना ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे ध्यान दो, है ना। तो देखो क्या क्या है, ग्रैन्युलोसाइट एंड अग्रैन्युलोसाइट, ठीक है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स। तो न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल क्या है, ग्रैन्युलोसाइट्स है, और मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट ये दो जो है ना ये कैसे है तो ये है अग्रैन्युलोसाइट, कौन, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, ठीक है। तो इसमें देखेंगे वन बाय वन। न्यूट्रोफिल आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स, कितने हैं वो, 60 to 65% ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी। अब इसका देखो न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इसमें भी आपको क्वेश्चन आएगा असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो काउंट में, परसेंटेज में, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का सबसे ज्यादा काउंट किसका है, न्यूट्रोफिल का है, तो आपको सबसे कम भी पूछ सकते हैं, या तो आपको असेंडिंग ऑर्डर पूछेंगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर पूछेंगे, क्लियर, या तो मैच द कॉलम भी आ सकता है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ध्यान दो। न्यूट्रोफिल ओके तो कितना है 60 to 65%, और सबसे कम कौन है, बेसोफिल आर द लिस्ट 0.5 to 1% अमंग देम, तो सबसे कम है बेसोफिल। उसके बाद अकॉर्डिंग टू फंक्शन देखेंगे तो न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट 6 to 8% कौन है, मोनोसाइट का परसेंटेज दिया हुआ है 6 to 8% है, एंड आर फैगोसाइटिक सेल्स विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। तो मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल इन दोनों का बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट रोल है, वो है फैगोसाइटिक। कोई भी पैथोजन हो वो अगर बॉडी में आता है तो उसको एनगल्फ करके डिस्ट्रॉय करने का काम जो करेंगे ये दोनों करेंगे, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट वाला इसमें देखेंगे कि बेसोफिल, तो बेसोफिल जो है क्या करेगा, बेसोफिल क्या, देखो सबसे कम बेसोफिल है, लेकिन बेसोफिल का फंक्शन क्या है, रोल क्या है, और बेसोफिल क्या प्रोड्यूस करता है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बेसोफिल हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हिपैरिन, तो हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हिपैरिन ये तीन याद रखना है, रिलीज कौन करेगा, सिक्रेट करेगा बेसोफिल, एंड आर इन्वॉल्व इन इंफ्लामेटरी रिएक्शन में इनका रोल है। एलर्जिक रिएक्शन एक्चुअल में इंक्रीज होने में, इन्फ्लामेशन होने में इनका रोल है, लेकिन एलर्जी जो रिएक्शन ये डेवलप कर रहा है इसको कम करने का काम कौन करेगा, इसका अपोजिट फंक्शन कौन करेगा, इओसिनोफिल, मतलब बेसोफिल के अपोजिट काम कर रहा है इओसिनोफिल, एलर्जिक रिएक्शन को कम करने का काम करेगा, ठीक है। तो इओसिनोफिल का परसेंटेज कितना है, 2 to 3%, मतलब आप याद रखो तो परसेंटेज में बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। एंड ये रेजिस्ट करेगा इन्फेक्शन एंड आल्सो एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शन में। तो आपको क्वेश्चन अगर आ गया ना कि एलर्जिक रिएक्शन में कौन किसका रोल है तो उसको याद रखना है, इओसिनोफिल का रोल है। एंड इसमें लास्ट टाइप है लिम्फोसाइट। देखो न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट फैगोसाइटोसिस कर रहे हैं, बेसोफिल क्या कर रहा है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन कर रहा है, और इओसिनोफिल एलर्जिक रिएक्शंस को कम करेगा। और लास्ट एक ही बचा लिम्फोसाइट, वो बहुत जरूरी है, और लिम्फोसाइट का परसेंटेज है 20 to 25%, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो देयर आर 2 टाइप्स, बी एंड टी फॉर्म। तो बी एंड टी फॉर्म मतलब बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, इसके नाम भी आपको मालूम होंगे, ठीक है। तो ये बी और टी क्यों बोलते हैं, तो बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, मैच्योर इन बोन मैरो। टी लिम्फोसाइट क्यों बोला है, क्योंकि टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो बट मैच्योर इन थाइमस, इसीलिए इसको बोलते हैं हम टी लिम्फोसाइट। तो देखिए बी एंड टी लिम्फोसाइट आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी। तो बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है, इम्यूनिटी का बॉस आप बोल सकते हो, तो वो कौन है, बी एंड टी लिम्फोसाइट, ठीक है। अब अगला जो ब्लड सेल है वो है प्लेटलेट्स। कौन है, प्लेटलेट, इसेंशियल है। प्लेटलेट को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो मतलब क्या होता है, क्लॉटिंग, है ना। तो क्लॉटिंग का काम करेगा तो कौन करेगा, थ्रोम्बो क्लॉट प्लेटलेट्स है। तो ये प्लेटलेट्स है ना, थ्रोम्बोसाइट इसको हम बोलेंगे। और सेल ये बनते कैसे, देखो सेल फ्रैगमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट। कहां से बनेंगे, मेगा कैरियोसाइट
स्पेशल सेल इन द बोन मैरो में प्रेजेंट है, उसके छोटे छोटे जो फ्रैगमेंट्स है इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेटलेट्स बोलेंगे। देखो बोन मैरो के अंदर मेगा कैरियोसाइट सेल है, उसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट को हम प्लेटलेट्स बोलेंगे। ओके, एंड उसका काउंट इंपॉर्टेंट इस पे 1,50,000 to 3,50,000 प्लेटलेट्स mm³ ऑफ ब्लड। तो सबसे ज्यादा कौन है, आरबीसी, उसके बाद है प्लेटलेट, उसके बाद है डब्ल्यूबीसी, मतलब हायर टू लोअर जाएंगे, तो याद रखना है। ओके ठीक है, तो ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इसमें और एक लाइन आगे वाली इंपॉर्टेंट है कि प्लेटलेट जो वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करेंगे। लेकिन अगर सपोज इसका काउंट कम हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया, तो रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स। ये लाइन याद रखो, अगर प्लेटलेट्स कम हो गए तो प्लेटलेट अगर कम हो गए तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर होगा, और ये विच एक्सेसिव लॉस ऑफ, क्योंकि ब्लीडिंग कंटिन्यू चलेगी, ब्लीडिंग क्या बोलेंगे, क्लॉटिंग ही नहीं होगी। अगर प्लेटलेट्स कम हो गए तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर होगा। तो यहां तक हमने जो देखा ना, तो ब्लड के सेल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जो ये तीनों देखे, जैसे एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। अब अगला जो पॉइंट हमारा शुरू होगा वो देखेंगे, वो है ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। ठीक है, राइट, ब्लड ग्रुप्स। तो ब्लड ग्रुप में बच्चों दो टाइप आएंगे, एबीओ ग्रुपिंग एंड आरएच ग्रुपिंग। तो पहला है एबीओ ग्रुपिंग। तो एबीओ ग्रुपिंग जो होता है ये किसके बेसिस पे होता है, तो ये पहला पॉइंट याद रखो, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सरफेस एंटीजन। जैसे एंटीजन मतलब क्या बोला, केमिकल दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। ऐसा केमिकल जो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करेगा वो उसको बोलेंगे एंटीजन, और वो एंटीजन नेमली ए एंड बी एंटीजन, ए एंड बी एंटीजन। तो ये याद रखो, यहां पे सिमिलरली बोला है, प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन 2 नेचुरल एंटीबॉडीज। 2 नेचुरल एंटीबॉडीज है जो प्लाज्मा में प्रेजेंट। देखो आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट है और प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्रोटीन एंटीबॉडी मतलब क्या बोला है, तो प्रोटीन प्रोड्यूसिंग रिस्पॉन्स टू एंटीजन। ठीक है, आगे तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट याद रखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन द 4 ग्रुप ऑफ ब्लड, जो है ए बी एंड ओ। तो ये 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। अब ये कैसे, तो इसका एक चार्ट भी नीचे दिया हुआ है, लेकिन और एक अगली लाइन इंपॉर्टेंट है जो स्टेटमेंट में आ सकती है। ठीक है, तो द ब्लड ऑफ अ डोनर हैज टू बी केयरफुली मैच विद द ब्लड ऑफ रेसिपिएंट। जो डोनर ब्लड दे रहा है उसका ब्लड है, रेसिपिएंट जो ले रहा है उसके साथ मैच करना बहुत जरूरी है बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्योंकि अगर देगी, मतलब विदाउट मैचिंग अगर ब्लड दे दिया तो क्या होगा, क्लंपिंग हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है। टू अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ क्लंपिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। तो देखो चलो यहाँ पे एक चार्ट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड ग्रुपिंग का चार्ट इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन भी होता है कि एक्चुअल में ऐसे या कैसे होता है, या ये पैटर्न कैसा होता है। तो जनरली एक बेसिक यहाँ पे ऑब्जर्व करो। चलो तो ये वाली यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, चलो इधर। ठीक है, तो समझ लो ये आरबीसी है। तो ये आरबीसी के सरफेस पे अगर एंटीजन ए है तो ये प्लाज्मा है बाहर, तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी होगी। तो इसको बोलेंगे ब्लड ग्रुप ए, एंटीबॉडी बी। अगर ये आरबीसी है, इसमें एंटीजन बी है, तो एंटीबॉडी क्या होगी, ए प्लाज्मा में। तो अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी। देखो तो ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब एंटीजन ए है, इसका मतलब इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी है, बी। दूसरा ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन कौन सा होगा, बी, और एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए प्लाज्मा में। अगर वही एंटीबॉडी रहती, बी एंटीजन एंटीबॉडी बी रहेगी, तो बी एंटीबॉडी बी एंटीजन को मार देगी, इसीलिए नेचुरली ये प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तीसरा है ब्लड ग्रुप ए बी, मतलब अगर आरबीसी है तो एंटीजन ए है, एंटीजन बी भी प्रेजेंट है, एंटीबॉडी नील है। देखो तो ये और दो, और एंटीबॉडी यहां पे नील है, मतलब एब्सेंट है। ठीक है, और लास्ट है ब्लड ग्रुप ओ है, मतलब एंटीजन ही नहीं है, ए भी नहीं बी भी नहीं, लेकिन एंटीबॉडी दोनों भी प्लाज्मा में प्रेजेंट है, दोनों भी प्रेजेंट है। देखो यहां पे याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे बोला है डोनर्स ग्रुप। डोनर्स मतलब ये क्या करेंगे, रिसीव कर रहे हैं, है ना, रिसीव फ्रॉम,
या रिसीव्ड फ्रॉम, कहां से रिसीव कर रहा है ना। एक ब्लड ग्रुप ए है तो ये किससे ब्लड ले सकता है, ए से और ओ से। ब्लड ग्रुप अगर बी है तो वो रिसीव किससे करेगा, बी एंड ओ। और ब्लड ग्रुप ए बी है तो ये रिसीव कर सकता है ए बी एंड ओ। और अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो वो सिर्फ रिसीव करेगा ओ से। मतलब अगर यहां पे देखेंगे तो रिसीव करने में ए बी सभी का ब्लड ले सकता है, ए बी एंड ओ। और डोनेट करने में आप देखो ओ ब्लड ग्रुप सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। और इसी पे एक क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन है ना, और रिसीवर कौन है। तो ये अगली जो लाइन है वो इसीलिए कि ओ ब्लड ग्रुप कैन डोनेटेड टू पर्सन विथ एनी अदर ब्लड ग्रुप, इसीलिए हम क्या बोलते हैं उसको यूनिवर्सल डोनर बोलेंगे। एंड पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप कैन रिसीव और एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम द पर्सन विथ ए बी एंड अदर ब्लड ग्रुप से रिसीव करेगी तो ए बी एंड ओ, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ठीक है, अगला जो ब्लड ग्रुप है ये है RH ग्रुपिंग। अभी तक हमने सिर्फ क्या पढ़ा कि ब्लड ग्रुप ए बी ओ, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव, अगर पॉजिटिव निगेटिव में देखेंगे तो RH ग्रुपिंग है ना। तो RH ग्रुपिंग में क्या है, जैसे इन्होंने एक डिस्कस किया गया था कि आरबीसी के, जैसे एक रिसस मंकी है तो रिसस मंकी के आरबीसी के सरफेस पे इन्होंने एक एंटीजन पाया गया, उसको बोला है RH एंटीजन। कौन सा एंटीजन पाया गया, RH एंटीजन। ठीक है, तो RH एंटीजन जिसके ब्लड में प्रेजेंट है आरबीसी के, मतलब देखो दो अनदर एंटीजन RH एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रिसस मंकी में प्रेजेंट था, इसीलिए उसको RH एंटीजन बोला है। एंड ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी ऑफ मेजोरिटी ऑफ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, 80% ऑफ द ह्यूमन। तो 80% लोगों में RH एंटीजन प्रेजेंट होता है। मतलब समझ लो अगर ब्लड एंटीजन ए प्रेजेंट है एंड RH भी है तो ये हो गई ए पॉजिटिव। ए ब्लड देखो आरबीसी के ऊपर ए है और RH नहीं है तो ये हो गई ए निगेटिव। अगर आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन है और RH भी है तो ये क्या हो गया, बी पॉजिटिव, BRH पॉजिटिव। एंड अगर RH नहीं है तो BRH निगेटिव। तो RH सिर्फ इसीलिए है कि RH अगर है तो पॉजिटिव, RH नहीं है तो निगेटिव। तो such individuals are called RH positive, okay, and those in whom this antigen is absent are called RH negative। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि RH प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, निगेटिव नहीं है तो निगेटिव इसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब अगली जो लाइन है ना, ये डासू स्टेटमेंट जो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि अगर RH निगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड, अगर एक RH निगेटिव है इसको RH पॉजिटिव ने ब्लड दे दिया तो प्रॉब्लम होगी फिर, क्योंकि ये निगेटिव पर्सन में RH एंटीजन नहीं है और ये RH पॉजिटिव पर्सन में RH एंटीजन है। इसने इसको अगर ब्लड दे दिया तो इसकी बॉडी एंटीबॉडी बना के उसने जो ब्लड दिया हुआ है उसके आरबीसी को मार देगी। कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं आगे जाके, ओके। तो इसीलिए इसको देखो एक पॉइंट बोला इन्होंने कि RH नेगेटिव पर्सन एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट द RH एंटीजन। तो ये यहां तक लाइन याद रखो, एनसीईआरटी स्टेटमेंट बहुत जरूरी है ये वाला। ठीक है, तो RH ग्रुप शुड आल्सो बी मैच बिफोर ट्रांसफ्यूजन, ये स्टेटमेंट में ही आ सकती है लाइन, क्योंकि RH ग्रुप भी मैच करना जरूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं कि ए बी और ओ, तो RH भी मैच करना इसेंशियल है। एंड देयरफॉर RH ग्रुप शुड आल्सो बी मैच। ठीक है, तो स्पेशल केस का एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसके ऊपर PYQ भी मिलेगा और बहुत इसेंशियल और इंपॉर्टेंट, ये समझना जरूरी है। स्पेशल केस ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी मतलब मिसमैचिंग has been observed between the RH negative blood of pregnant mother, ये वाला याद रखो, and with RH positive blood of the fetus। तो फीटस का ब्लड है RH पॉजिटिव, एक कंसीडर करो यहां पे मदर क्या है, तो मदर है वो है RH निगेटिव और उसका जो फीटस है वो है RH पॉजिटिव। अगर समझ लो कि मदर RH निगेटिव है, इसमें RH एंटीजन नहीं है और ये फीटस है उसका जो ग्रो कर रहा है यूट्रस में वो है RH पॉजिटिव। अब देखो, अब पहला पॉइंट ये है कि अब कोई प्रॉब्लम होगी क्या, अभी तो कुछ नहीं, क्योंकि दोनों का ब्लड वेल सेपरेटेड होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लासेंटा बीच में है और मदर
उसके ब्लड में फीटस का ब्लड दोनों का मिक्स तो नहीं हो सकता है। न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करेंगे, वेल सेपरेटेड बाय प्लासेंटा होता है, इसलिए RH निगेटिव मदर में RH पॉजिटिव फीटस अगर यूट्रस में है तो ये यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कब होगी देखो पहले, तो जब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो उस फीटस या चाइल्ड की बर्थ होगी, अगर उस टाइम पे उसका थोड़ा सा ब्लड वो मदर के ब्लड में आ गया तो मदर के बॉडी में क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी। और ये जो एंटीबॉडी बनेगी वो एंटीबॉडी उस आरबीसी को थोड़ा सा मारेगी और मेमोरी सेल बना के रखेगी। अब जो पहला चाइल्ड है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी बर्थ हो गई, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम होगी सेकेंड चाइल्ड को। अब देखो इसके बॉडी में क्या क्या बन के रहा है, वो मदर के बॉडी में एंटीबॉडी बन गई, मेमोरी सेल भी बन गई। अब वो फीमेल जब सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट रहेगी, सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में रहेगी, उस टाइम पे अगर उसका चाइल्ड RH पॉजिटिव है तो ये एंटीबॉडी प्लासेंटा के थ्रू जाके उस चाइल्ड के आरबीसी को मार देगी, उस चाइल्ड की डेथ भी हो सकती है। देखो प्रॉब्लम कितना बड़ा है, छोटी चीज है, प्रॉब्लम बहुत बड़ा क्रिएट कर रही है। क्या कि अगर मदर से प्लासेंटा के थ्रू एंटीबॉडी जाके उस चाइल्ड के आरबीसी को मार रही है, एक तो सीवियर एनीमिया होगा या जॉन्डिस होगा या उसकी डेथ हो सकती है, तो उसके भी रिलेटेड। तो ये कंसेप्ट उसी के बेसिस पे, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस है, ये आना ही चाहिए आप लोगों को, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो याद रखो प्रॉपरली। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं यहां पे, ठीक है। तो देखो स्पेशल केस, यहां पे स्पेशल केस ऑफ RH इनकम्प्लेटिविटी मिसमैचिंग का हैज बीन ऑब्जर्व बिटवीन द RH निगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर। अब ये याद रखो RH निगेटिव मदर होनी चाहिए और फीटस पॉजिटिव, अगर उल्टा हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब मदर RH पॉजिटिव हो गया और फीटस RH निगेटिव हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये लाइन याद रखो, मदर RH निगेटिव होनी चाहिए, फीटस RH पॉजिटिव, तो ही ये मिसमैचिंग का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो देखो, तो यहां पे RH एंटीजन ऑफ फीटस, अब एक एक यहां पे हाँ, तो RH निगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर विद RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस, देन RH एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू RH negative blood of the mother in the first pregnancy as the two bloods are well separated by placenta। ये याद रखो कि दोनों का ब्लड वेल सेपरेटेड है, प्लासेंटा बीच में है, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर। पॉसिबिलिटी बोला है, हर टाइम होता ही है ऐसा कुछ नहीं, होने के चांसेस है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है या इसको ट्विस्ट करके। तो मैटरनल ब्लड टू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। तो क्या बोला है, डिलीवरी के टाइम पे RH पॉजिटिव का ब्लड थोड़ा सा मदर के ब्लड में आ सकता है, पॉसिबिलिटीज है, तो है, होगा ही नहीं, मतलब ब्लड फुस पॉजिटिव फीटस का ब्लड आएगा ही ऐसा कुछ नहीं है। देखो इन सच केसेस क्या होगा, मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग, मदर के बॉडी में क्या बन रही है, एंटीबॉडी बनेगी अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट RH एंटीजन इन हर ब्लड। लेकिन इन केस ऑफ प्रॉब्लम कब होगी, पहले प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है। सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज द RH एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर, देखो मैंने क्या बोला था, मदर और फीटस इन दोनों के बीच में प्लासेंटा होता है जिसमें न्यूट्रिएंट एक्सचेंज होंगे, लेकिन एंटीबॉडी जो है ना वो भी पास हो सकती है। ब्लड मिक्स नहीं हो रहा है, ब्लड मिक्स नहीं हो रहा है, लेकिन एंटीबॉडी पास हो सकती है, तो प्लासेंटा के थ्रू। तो RH एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर, RH निगेटिव, ओके, मदर मतलब जो RH निगेटिव है कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस जो ऑलरेडी RH पॉजिटिव है, ठीक है, एंड डिस्ट्रॉय द फीटल आरबीसीज, मतलब सेकेंड चाइल्ड में प्रॉब्लम होगी एंड दिस कुड बी फैटल टू द फीटस, फीटस की डेथ हो सकती है, या तो कॉज सीवियर एनीमिया होगा या तो उसको जॉन्डिस होगा। ये याद रखना, ये लाइन ये बहुत जरूरी है, ये पूरा RH एंटीजन से रिलेटेड जो है ना ये वाला इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसलिए पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इरिथ्रो मतलब आरबीसी, ब्लास्टोसिस मतलब ब्लास्ट करना, आरबीसी का ब्लास्ट हो रहा है, किसके आरबीसी का, फीटस का, तो इसलिए बोला है इरिथ्रोब्लास्टोसिस
फीटालिस। क्या बोला है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, मतलब फीटस के आरबीसी का ब्लास्ट हो रहा है, दिस कैन अवॉइड। अब ये लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देना है तो उस मदर को एक इंजेक्शन देते डॉक्टर, डिलीवरी के बाद इमीडिएटली उसको इंजेक्शन देना है। कौन सा? दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग एंटी-आरएच एंटीबॉडी टू द मदर को देना है। क्या देना है? एंटी-आरएच एंटीबॉडी। क्या है? एंटी-आरएच एंटीबॉडी टू द मदर देना है, जो क्या करेगी? प्रिवेंट करेगी किसको? किस चीज को? इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। तो पहले चाइल्ड के डिलीवरी के बाद इमीडिएटली डिलीवरी हो गई, इंजेक्शन देना है, क्योंकि अगर ये इंजेक्शन देंगे तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे और ये आगे जाके क्या होगा? उस फीमेल के अंदर एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी। ये एंटीबॉडीज जाके उस आरबीसी अगर आ गए हैं तो उसको मार देगी, फीटस के आरबीसी को। तो मदर के बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बन रही है, याद रखना है, ठीक है। तो ये यहां तक हमने डिस्कस किया। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ये कैसे हो रहा है? इसका एक सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस आपको तो मालूम होगा कि होता क्या है। अगर टिश्यू डैमेज हुआ या प्लेटलेट जो होते हैं वो क्या करेंगे? दोनों डैमेज होने के बाद वो सर्टेन सब्सटेंस रिलीज करेंगे, प्लेटलेट भी सर्टेन सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं और वो दोनों सब्सटेंसेस थ्रोम्बोकाइनेस को एक्टिवेट करते हैं। अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेस होता है ना, तो थ्रोम्बोकाइनेस क्या करता है? हमारे ब्लड में क्या होता है? फाइब्रिनोजन होता है ना। तो एक रिलेट उस पर, हाँ, तो देखो एक एंजाइम होता है थ्रोम्बोकाइनेस, ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ये एक्टिवेट हो गया थ्रोम्बोकाइनेस। अब ये थ्रोम्बोकाइनेस है ना, ये क्या करेगा? तो हमारे ब्लड में ऑलरेडी इनएक्टिव फॉर्म में क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन होता है। क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन होता है पहले, और प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन किस में होगा? थ्रोम्बिन में होगा, याद रखना है ये वाला। और ये कौन करेगा? थ्रोम्बोकाइनेस करेगा। प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन थ्रोम्बिन में कौन कर रहा है? थ्रोम्बोकाइनेस। और ये थ्रोम्बिन आगे जाके, जैसे हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट है? और एक फाइब्रिनोजन, इसका कन्वर्जन एक्टिव फाइब्रिन में होगा, ओके। और वो कौन करेगा? थ्रोम्बिन। तो इसको कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं। और कैल्शियम आयन दोनों ये सब रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है। मैंने एक आपको ओवरव्यू बताया, अब एनसीईआरटी से देखेंगे। तो पहला एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट ये वाला, अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म एट द साइट ऑफ कट और एनी इंजुरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जब इंजुरी होती है, तो कट के टाइम में इंजुरी होती है, तो उस टाइम पे आपको क्या मिलेगा? डार्क रेडिश ब्राउन स्कम मिलेगा, मतलब क्लॉट मिलेगा, दिखेगा। तो वो जो क्लॉट है या कोयागुलम है, फॉर्म मेनली ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड। क्या है? नेटवर्क ऑफ थ्रेड। उसको हम क्या बोलेंगे? फाइब्रिन। ये क्या है? फाइब्रिन है। अब ये वाला बोला है फाइब्रिन बन गया, ठीक है। अब ये कैसे बना? इन विच फाइब्रिन में क्या हुआ है? डेड एंड डैमेज फॉर्म एलिमेंट ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड। तो डेड और डैमेज क्या होते हैं? फॉर्म एलिमेंट ट्रैप हो गए, अटक गए, एंड फाइब्रिन्स आर फॉर्म बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। देखो मैंने यहां पे बोला है फाइब्रिनोजन कन्वर्ट इनटू फाइब्रिन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम थ्रोम्बिन। कौन सा एंजाइम है? थ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन कन्वर्ट कर रहा है ये, ठीक है। तो थ्रोम्बिन्स in turn are formed from another inactive substances present in the plasma called prothrombin। थ्रोम्बिन किससे बना है? प्रोथ्रोम्बिन से। और प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन किसने बनाया? थ्रोम्बोकाइनेस ने बनाया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा उल्टा दिया हुआ है, पहले फाइब्रिन बोला, फाइब्रिन किससे बना? फाइब्रिनोजन का कन्वर्जन इससे हुआ, लेकिन इसको किसने किया? थ्रोम्बिन ने। तो थ्रोम्बिन कौन है? कैसे बना? तो प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन बना, इसको किसने बनाया? थ्रोम्बोकाइनेस ने बनाया। तो ये और कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन में, देखो। एंड एंजाइम कॉम्प्लेक्स कौन है? वो थ्रोम्बोकाइनेस इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन। उस रिएक्शन में थ्रोम्बोकाइनेस का इंपॉर्टेंट रोल है, वो भी याद रखना है, ठीक है। एंड ये यहां पे एंजाइम, इसको क्या बोलते हैं ना? कैस्केड प्रोसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैस्केड प्रोसेस। तो ये जो कैस्केड प्रोसेस है,
ये सीक्वेंस या सीरीज ऑफ लिंक एंजाइमेटिक रिएक्शन, उसको बोलेंगे कैस्केड प्रोसेस। एंजाइमिक रिएक्शन की अगर सीक्वेंस होती है तो उसको बोलना है कैस्केड प्रोसेस ही बोलना है। ओके, एंड इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म, और इनएक्टिव स्टेट में होते हैं फैक्टर्स वगैरह, वो भी प्लाज्मा में। जब इंजुरी होगी या ट्रोमा होगा, वो स्टिमुलेट करेंगे प्लेटलेट इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर। जब इंजुरी होगी तो वो प्लेटलेट्स या इंजुरी होने के बाद वहां पे जो सेल्स होते हैं तो वो क्या करेंगे, सर्टेन फैक्टर्स रिलीज करेंगे, जो एक्टिवेट करेंगे। वो किसको एक्टिवेट करेंगे, थ्रोम्बोकाइनेस को, है ना। तो द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजुरी आल्सो कैन इनिशिएट कोएगुलेशन, ये भी कोएगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। और लास्ट वाली लाइन बहुत जरूरी है इसमें कि कैल्शियम आयन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। कौन सा आयन, अब आपको क्वेश्चन में आएगा कि कौन सा आयन इंपॉर्टेंट है, तो कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन आपको प्रोसेस में पूछेंगे कि कैसे हो रहा है, कि फाइब्रिन कैसे बना, तो फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन बना, लेकिन फाइब्रिनोजन कैसे बना, तो प्रोथ्रोम्बिन जो है उसका थ्रोम्बिन बना था, थ्रोम्बिन ने उसको कन्वर्जन किया। तो ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है ना, तो ये इसेंशियल है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है हमारा लिम्फ। क्या है, लिम्फ। तो लिम्फ के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब लिम्फ क्या है, एक बेसिक सी चीज मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि लिम्फ के बारे में थोड़ा सा एक समझ लो। ये हमारे नंबर ऑफ क्या है, सेल्स है, ठीक है। तो ये हमारे सेल्स है या टिश्यू बोलो, ग्रुप ऑफ सेल या टिश्यू बोलो, और यहाँ पे ये है कैपिलरीज। क्या है ये, कैपिलरीज है। तो कैपिलरीज के अंदर क्या क्या है रे, कैपिलरीज के अंदर आरबीसी है, कैपिलरीज के अंदर डब्ल्यूबीसी है, वहां पे प्लेटलेट्स है, और कैपिलरीज के अंदर या ब्लड के अंदर प्रोटीन्स भी है, लार्ज प्रोटीन्स भी है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है, पॉइंट याद रखो क्या है कि ये ब्लड जो है इसमें से डब्ल्यूबीसी यहाँ पे आ सकते हैं। देखो याद रखो क्या आ सकता है, डब्ल्यूबीसी यहाँ पे आ सकते बाहर डायपिटिसिस करके, लेकिन उसके बाद आरबीसीज और प्रोटीन, लार्ज प्रोटीन और प्लेटलेट नीचे नहीं आ सकते। तो प्लाज्मा में से अगर हम देखेंगे ना, लार्ज प्रोटीन को छोड़ के, प्लाज्मा में से लार्ज प्रोटीन को छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट लिक्विड नीचे यहां पे आ सकता है। ये ऐसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट, हार्मोन, ये किसके थ्रू होगा, कैपिलरी के थ्रू होगा। और इस जो फ्लूइड को बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे टिश्यू फ्लूइड। क्या बोलेंगे, टिश्यू फ्लूइड या तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, इसी को बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, इसी को हम बोलते हैं लिम्फ। लेकिन अब देखो यहां से जिस सेल में ये न्यूट्रिएंट आ गया पास में, अब इसको निकालना भी तो पड़ेगा, अब इसको निकालना भी तो पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, ये आगे जाकर तो आगे गए, अब इसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो। तो यहां से कुछ ऐसे ब्लड वेसल जो होंगे, मतलब ब्लड वेसल नहीं बोलेंगे उसको, लिम्फ वेसल बोलेंगे, जो कलेक्ट करेंगे लिम्फ को। तो ऐसे कुछ वेसल्स है जो क्या करेंगे, लिम्फ को कलेक्ट करेंगे। तो लिम्फ को कलेक्ट कर रहे हैं परफेक्टली, ये ऐसे, और आगे जाके ये इसको ही जाके मिल रहे, किसको, ब्लड को। तो ये आगे जाके ब्लड को मिलेंगे। तो याद रखो ये इसको जाके मिल रहे, उसी को मतलब वेन को आगे जाके किसको मिलेंगे, मालूम है, वेन्स को मिलेंगे, आगे जाके वेन्स को मिलेंगे। तो मतलब यहां से जो फ्लूइड ये कलेक्ट किया, ये कौन है, लिम्फ वेसल है। ये कौन है, लिम्फ वेसल है, ठीक है। अब ये लिम्फ वेसल लिम्फ कलेक्ट कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो लिम्फ कलेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए इसको बोला है लिम्फ वेसल। और ये लिम्फेटिक सिस्टम है, इसमें डब्ल्यूबीसी वगैरह लिम्फोसाइट होते हैं, जो फ्लूइड आ गया उसको कलेक्ट करने का काम करेगी लिम्फ वेसल, लिम्फेटिक सिस्टम काम करेगी। तो वही लिम्फ है, उसी के बारे में यहाँ पे उसके कुछ स्टेट्समेंट देखेंगे। देखो, तो ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरी इन द टिश्यू, सम वाटर अलोंग विथ मेनी स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस मूव आउट इनटू द स्पेसेस, मूव आउट कर रहे स्पेसेस में बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज के जो सेल्स है इसके बीच में जो सब्सटेंसेस है ये ऐसे पास हो रहे हैं, एंड लिविंग द लार्जर प्रोटीन, लिविंग छोड़ के, लार्ज प्रोटीन को छोड़ के, प्लाज्मा में से लार्ज प्रोटीन को छोड़ के बाकी सब नीचे आ रहा है, याद रखो, ठीक है। अब ये फिल्टर यहां पे नीचे आ रहा है, एंड द मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट इन द ब्लड वेसल, फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं आ रहे, मतलब कौन, डब्ल्यूबीसी आ सकता है, आरबीसी प्लेटलेट नहीं आएंगे। एंड दिस फ्लूइड रिलीज आउट इज कॉल्ड द, इसको ही हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या बोलेंगे इसको, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे, या तो हम इसको टिश्यू फ्लूइड बोलेंगे।
आगे इट हैज द सेम, ये लाइन बहुत जरूरी है, ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। तो सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा, प्लाज्मा का मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एंड लिम्फ का मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन सेम टू सेम है। एंड एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द सेल ऑलवेज ऑकर थ्रू दिस फ्लूइड। तो जो भी इस फ्लूइड के थ्रू एक्सचेंज होंगे एंड द इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल, जिसको हम बोलेंगे लिम्फेटिक सिस्टम, ये कलेक्ट करेंगे द फ्लूइड एंड ड्रेन इट बैक टू द मेजर वेन। किसको लेके जा रही है? मेजर वेन को लेके जाएंगे। तो ये मेजर वेन को लेके जाके देंगे। अब देखो यहां पे क्या बोला है उन्होंने, फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। एंड लिम्फ इज क्या है? कलरलेस फ्लूइड है, जिसमें कंटेनिंग स्पेशलाइज लिम्फोसाइट भी आएंगे, स्पेशलाइज सेल लिम्फोसाइट इसमें आ सकते हैं, एंड जो रिस्पॉन्सिबल है इम्यून रिस्पॉन्सेस ऑफ द बॉडी। ये याद रखो। और लास्ट ये इसेंशियल स्टेटमेंट इसमें यह है कि फैट जो हम फूड खाने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद, वही फैट इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करना है ना, तो विलाय होते हैं, और विलाय में होते हैं लैक्टियल्स, और लैक्टियल भी लिम्फ वेसल है बच्चों। ये भी याद रखो कि अगला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट कि फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल्स। फैट एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? लैक्टियल एब्जॉर्ब कर रहा है। प्रेजेंट इन द कहां पे? इंटेस्टिनल विलाई, मतलब ये ऐसे होते हैं ना ये, और इसके अंदर ऐसे लैक्टियल्स होते हैं। तो ये इंटेस्टिनल विलाई ये ऐसे होंगे, तो ये विलाई, तो इसके अंदर ये लैक्टियल्स होते हैं, और यहां से क्या करेंगे? वो फैट एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। तो ये यहां तक हमने देखा लिम्फ, ठीक है। अगला पॉइंट है सर्कुलेटरी पाथवेज। सर्कुलेटरी पैटर्न आर टू टाइप्स, ओपन एंड क्लोज। बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक ओपन टाइप होता है, एक क्लोज होता है। मतलब हार्ट ने ब्लड पंप किया ना, तो पूरे बॉडी कैविटी में साइनस में ब्लड घूमेगा, उसको हम ओपन बोलेंगे। उसमें ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होते हैं डेवलप प्रॉपरली, या नहीं होते हैं। और क्लोज में क्या होता है? प्रॉपरली हार्ट ने ब्लड पंप किया ना, जैसे एओर्टा, आर्टरीज, आर्टेरियोल, कैपिलरीज, वेन्यूल, वेन्स, वेना कावा, अगेन हार्ट में, मतलब ब्लड कहीं पे भी ओपन नहीं है, उसको बोलेंगे क्लोज सर्कुलेशन। तो इसमें पहला देखो यहां पे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड एंड मोलूस। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि ओपन किस में है। तो आर्थ्रोपोड एंड मोलूस इसमें क्या होगा? तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें पंप बाय द हार्ट पासेस थ्रू लार्ज वेसल इन ओपन स्पेसेस। तो ओपन स्पेसेस या बॉडी कैविटी कॉल्ड साइनसेस, वर्ड याद रखो। ये साइनसेस मतलब बॉडी कैविटी में अगर हार्ट ने ब्लड पंप किया ना, तो ब्लड क्या हो रहा है? पास हो रहा है, घूम रहा है। कहां पे? बॉडी कैविटी में। उसको क्या बोलेंगे? साइनसेस बोलेंगे, ठीक है। आगे अब इसमें एनालिड्स एंड कॉर्डेट्स हैव एन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन है? एनालिड्स एंड कॉर्डेट। ये दो एग्जांपल याद रखना है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, कॉर्डेट में हम सब आ रहे हैं, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम है ना, तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, तो उसमें क्या आ गए? पूरे के पूरे आ गए। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज किस में आ गई? एनालिड्स एंड कॉर्डेट में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, इन विच ब्लड पंप बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू दी क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखो। मोर एडवांटेज, अब ये इसके ऊपर एक होता है कि क्लोज सर्कुलेशन का एडवांटेज क्या है। तो ये लाइन पे क्वेश्चन आता है कि दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजेस एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर रेगुलेटेड प्रिसाइजली रेगुलेटेड। आपने इसके जैसे क्वेश्चन इसके पहले देखे होंगे कि ये क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम का बेनिफिट क्या है। तो ये लाइन याद रखना है कि फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी प्रिसाइजली रेगुलेटेड। जो फ्लो है फ्लूइड का वो रेगुलेट कर सकता है। और ओपन में क्या होता है? हार्ट ने ब्लड पंप किया, पूरे बॉडी में कहीं भी जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है, तो उसमें कोई रेगुलेशन नहीं होता है, फ्लूइड को रेगुलेट नहीं कर सकता है, लेकिन यहां पे प्रॉपरली होता है, ठीक है। आगे है वर्टिब्रेट्स के रिलेटेड और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में देखेंगे इसके तीन टाइप आएंगे। तो पहला देखो एक वन बाय वन सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट, डबल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। तो वन बाय वन देखेंगे। ऑल वर्टिब्रेट पोजेस अ मस्कुलर चेंबर हार्ट, सब में मस्कुलर चेंबर हार्ट होता है। फिशेस हैव एन टू चेंबर हार्ट विथ एन एट्रियम एंड वेंट्रिकल। फिश में दो चेंबर हार्ट होता है, एक एट्रियम एक ही वेंट्रिकल होगी। उसके बाद एम्फीबियन एंड रेप्टाइल, रेप्टाइल में एक को छोड़ के एक्सेप्शन है, पूरे एम्फीबियन, रेप्टाइल एक्सेप्शन क्रोकोडाइल को छोड़ के अगर देखेंगे हम तो उसमें आएंगे थ्री चेंबर हार्ट, मतलब इसमें राइट एट्रियम,
राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और एक ही वेंट्रिकल। तो दो इसमें एट्रियम आएंगे, एक ही वेंट्रिकल आएगी, तो इसमें बोलेंगे 3 चेंबर। तो देखो 3 चेंबर हार्ट विद 2 एट्रिया एंड सिंगल वेंट्रिकल। वेयर एज क्रोकोडाइल, याद रखो ये वाला, क्रोकोडाइल, बर्ड्स, मैमल, बर्ड्स में भी 4 चेंबर होते हैं। क्रोकोडाइल में भी हार्ट में कितने चेंबर होते हैं? 4। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये जिसमें आएगा 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल। अब ये याद रखो ये 4 चेंबर आएंगे, किसमें? क्रोकोडाइल, बर्ड्स, मैमल्स, इनमें आएंगे 4 चेंबर हार्ट। ठीक है, आगे इन फिशेस हार्ट पंप्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये पूछ सकते हैं आपको कि कौन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर रहा है ना? तो हार्ट क्या पंप कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि देखो एक एट्रियम एक वेंट्रिकल है, फिश में 2 ही चेंबर है। एक वेंट्रिकल ने ब्लड पंप किया है, वो किसकी तरफ जा रहा है? गिल्स की तरफ। अब गिल्स में क्या होगा? ब्लड ऑक्सीजन यहां पे आ जाएगा, मतलब गिल्स की तरफ ऑक्सीजन आ गया यहां पे और CO2 छोड़ रहा है, तो वहां पे जो ब्लड ये गया है डीऑक्सीजनेटेड, वहां पे ये ऑक्सीजनेटेड होगा और ऑक्सीजनेट करके वहीं से बॉडी की तरफ जाएगा। बॉडी में सेल्स उसको यूज करेंगे, यूज करने के बाद वही ब्लड फिर एट्रियम में आएगा, फिर वेंट्रिकल में आएगा, फिर गिल्स की तरफ जाएगा। इसको बोलेंगे हम सिंगल सर्कुलेशन, एक ही टाइम हार्ट से पास हो रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो एंड विच इज ऑक्सीजनेटेड कहां पे होगा? गिल्स में, एंड सप्लाइड टू द बॉडी पार्ट्स फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट। इसको बोलेंगे सिंगल सर्कुलेशन, इसको सिंगल सर्कुलेशन बोलेंगे। दूसरा एम्फीबियन एंड रेप्टाइल, क्रोकोडाइल को छोड़ के इनमें अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट एट्रियम रिसीव करेगी, कौन सा ब्लड रिसीव करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, लंग्स या स्किन। इसमें 3 चेंबर है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। तो लंग्स, गिल्स या स्किन से ब्लड आ गया लेफ्ट एट्रियम में और वेना कावा से आ गया राइट एट्रियम में। तो यहां पे देखो एंड राइट एट्रियम गेट्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी अदर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो यहां से बॉडी पार्ट से आ गया और यहां से आ गया, दोनों यहां पे मिक्स हो गए एंड दे गेट मिक्स अप इन अ सिंगल वेंट्रिकल। देखो राइट एट्रियम का वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम का वेंट्रिकल, दोनों तो मिक्स हो रहे, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड दोनों मिक्स हो रहे वेंट्रिकल में। अब जब एम्फीबियन में ब्लड पंप होगा तो डीऑक्सीजनेटेड होगा, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, पंप्स आउट मिक्स ब्लड इन कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। यहां पे कंप्लीट सर्कुलेशन नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें 3 ही चेंबर है। और लास्ट बर्ड्स एंड मैमल, जिसमें ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव बाय द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया जो आ गया, तो एट्रिया राइट एट्रियम का राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल, सेपरेट पाथवे, और लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल पंप करेगा पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा एओर्टा, मतलब बॉडी की तरफ। तो ये अलग अलग 4 चेंबर्स है जिससे प्रॉपरली परफेक्टली ब्लड क्या होगा? सर्कुलेट होगा। ठीक है, तो यहां पे और वही हम देखेंगे, इसी को हम बोल देंगे सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिज्म। 2 पाथवे आएंगे बर्ड्स में, मैमल्स में, ठीक है, और क्रोकोडाइल में। तो इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। और वही हमको अब देखना है हमारा अगला पॉइंट, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है? तो हार्ट में कितने चेंबर है अभी हमने डिस्कस किया, तो थोड़ा डिटेल में 1 बाय 1, और इसके लाइन इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, देखो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, हम इसको बोलते हैं, कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चेंबर हार्ट है, नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स है, एंड ब्लड एंड फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड, ये ब्लड जो है। आगे हार्ट इज मेसोडर्मली इन डिराइव ऑर्गन, याद रखना है मेसोडर्मली, मेसो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, जर्मिनल लेयर है, तो मेसोडर्म से डिराइव है। सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड है, प्रेजेंट है इन बिटवीन द 2 लंग्स, तो थोरेसिक कैविटी में 2 लंग्स के बीच में प्रेजेंट है, एंड स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जस्ट स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड में टिल्टेड है, एंड साइज ऑफ क्लेंच फिस्ट, बंद मुट्ठी उतना हार्ट का साइज है, हमारा दिल उतना बड़ा नहीं है, जिसकी साइज क्या है? क्लेंच फिस्ट। ओके, बंद मुट्ठी इतनी साइज है हार्ट की।
इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग पेरिकार्डियम। हार्ट को ना डबल मेम्ब्रेनस बैग होती है पेरिकार्डियम की, वो कवरिंग करेगी, एंड इनक्लोजिंग अ पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो दो मेम्ब्रेन होते हैं, इसमें एक फ्लूइड होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, हम उसको बोलेंगे। और हार्ट हैज अ 4 चेंबर्स, इसमें आएंगे 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चेंबर, ओके, एंड एट्रिया उसको बोलेंगे, ऊपर के 2 होंगे तो एट्रिया है, एंड लार्जर लोअर चेंबर कॉल्ड वेंट्रिकल। ये सभी लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रॉपरली रीड करो इसको, ठीक है। अ थीन मस्कुलर वॉल कॉल इंटर एट्रियल सेप्टम। तो देखो राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक सेप्टम होता है, उसको बोलेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या बोलेंगे? इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। वेयर एज थिक वॉल, अभी यहां पे क्या बोला था? अरे थीन मस्कुलर वॉल बोला था। क्या था? थीन मस्कुलर वॉल। तो थीन याद रखना है। अब यहां पे देखेंगे कि थिक होता है नेक्स्ट इसमें 2 वेंट्रिकल के बीच में। तो जैसे ही यहां पे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम किसको बोलेंगे? देखो, वेयरएज थिक वॉल्ड, क्या है? थिक वॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, तो 2 वेंट्रिकल के बीच में। तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम मतलब राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होता है उसको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलेंगे। और ये सेपरेट कर रहा है लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल को, अलग अलग कर रहा है, ठीक है। तो एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ सेम साइड आर अल्सो, मतलब एट्रिया ऊपर है, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम, दोनों को भी सेपरेट करने वाला जो बीच वाला होता है उसको बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलेंगे? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम इसको बोलेंगे। तो आ गया ये वाला एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो देखो ये वाली लाइन अगेन इंपॉर्टेंट है कि एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर आल्सो सेपरेटेड बाय अ थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड थिक फाइब्रस टिश्यू। ये वर्ड याद रखो, थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, एंड ईच ऑफ दिस सेप्टा आर प्रोवाइडेड विथ ओपनिंग। अब इसको बोलेंगे राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व होता है ना। तो देखो, द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय वॉल फॉर्म ऑफ अ 3 मस्कुलर फ्लैप। कितने होते? 3, और कस्प, और इसको बोलेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व। एंड वेयर एज बाइकस्पिड वाल्व होता है कहां पे? मिट्रल वाल्व उसको बोलते हैं, एंड गार्ड द ओपनिंग ऑफ लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आएगा, इसको याद रखना है। और ये जो 2 ओपनिंग होते हैं किसकी? कि राइट वेंट्रिकल ओपन होगी पल्मोनरी आर्टरी, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन होगी एओर्टा, जिसको हम सिस्टमिक एओर्टा भी बोलते हैं, है ना। इसको ही याद रखो, ये ओपन हो रहा है ये एओर्टा में, और ये ओपन हो रहा है इधर ये साइड में। तो यहां पे एक वॉल होते हैं उसको बोलते हैं सेमी लूनार वॉल। और ये अगली लाइन ये इंपॉर्टेंट है कि पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा रिस्पेक्टिवली, इनको एक वॉल्व होता है सेमी लूनार वॉल। और ये अगली वाली लाइन, इस पे क्वेश्चन आता है, द वॉल इन द हार्ट अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन 1 डायरेक्शन। ये वॉल्व क्यों है? क्योंकि फ्लो ऑफ ब्लड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, उसीलिए ये प्रेजेंट होते हैं फ्रॉम एट्रिया टू द वेंट्रिकल एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में, है ना। और दिस वॉल प्रिवेंट, देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है अगेन, कि दिस वॉल प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो। तो बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देंगे, प्रिवेंट बोला है, बैकवर्ड नहीं होने दे रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे 1 by 1। अब ये इसके पहले एक डायग्राम जो है ना हार्ट की, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, आपको डायग्राम का भी लेबलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो क्या है देखो, चलो इसके ऊपर ध्यान दो। तो यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है? राइट एट्रियम, ये क्या हो गया? राइट वेंट्रिकल, ये क्या हो गया? लेफ्ट एट्रियम, ये क्या हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो राइट एट्रियम में ये ब्लड कौन लेके आ रहा है? सुपेरियर वेना कावा। कौन लेके आ रहा है? सुपेरियर वेना कावा, ठीक है। तो सुपेरियर वेना कावा ये आ गया, नीचे से आ गया ये इंफेरियर वेना कावा, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ओपन हो रहे इधर। और यहाँ पे है ट्राइकस्पिड वॉल। कौन सा वॉल है ये? ट्राइकस्पिड वॉल। यहाँ पे कौन सा वॉल है? बाइकस्पिड है। यहाँ पे कौन सा है? बाइकस्पिड वॉल, ठीक है।
तो ये बाइकस्पिड वॉल हो गया या मिट्रल वॉल हो गया, ये ट्राइकस्पिड वॉल हो गया। ठीक, अब राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ये यहाँ पे याद रखो। तो वेना कावा लेबलिंग समझ में आ गया। एसे नोड का बोलता हूँ मैं आपको, राइट एट्रियम एट्रियो वेंट्रिकुलर, ये भी बोलता हूँ मैं, कॉर्डी टेंडिनी भी बोलता हूँ। राइट वेंट्रिकल ये आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम याद रखो, दो वेंट्रिकल के बीच में, तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये पल्मोनरी आर्टरी। देखो राइट वेंट्रिकल ओपन हो गया, ये पल्मोनरी ट्रंक बोलते हैं इसको, और ट्रंक जो है ना आगे जाके, तो ये पल्मोनरी ट्रंक ये यहां से इधर जा रहा है, तो वो पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी आ गया। और लेफ्ट वेंट्रिकल जो ओपन होके कहां पे जा रहा है, एओर्टा में। तो एओर्टा अपर बॉडी पार्ट या अदर बॉडी पार्ट की तरफ लेके जाएगा। अब इसमें एक आपको दिखाया गया है, उसके बारे में मैं आपको अभी बोलता हूं, तो वो है या ये अपना यहाँ पे एसे नोड, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो ये एसे नोड होता है, एसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, जो ये इधर मतलब दोनों चैम्बर की तरफ पास करेगा, दोनों एट्रिया की तरफ पास करेगा, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। लेकिन एसे नोड का इंपल्स किसकी तरफ जा रहा है, एवी नोड, जो नीचे लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में है। ये अपर राइट कॉर्नर में प्रेजेंट, अपर साइड ऑफ राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, और ये इंपल्स इसको पास किया, इसने किसको दिया, बंडल ऑफ हीस को दिया, और बंडल ऑफ हीस के बने बंडल ब्रांचेस, और ये जो बंडल ब्रांचेस है, ये बंडल ब्रांचेस के आगे जाके क्या बन गए, परकिंजे फाइबर बन गए ऐसे। तो ये ऐसे बन गए, और ये परकिंजे फाइबर जो है मायोकार्डियम वगैरह में पेनिट्रेट होकर कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। तो इसमें याद क्या क्या रखना है आगे, फिर इसमें दिया हुआ है पैपिलरी मसल। क्या नाम है, पैपिलरी मसल मेंशन नहीं किया गया, लेकिन याद रखो यहाँ पे क्या है, पैपिलरी मसल्स है। ठीक है, तो ये है पैपिलरी मसल्स। तो ये पैपिलरी मसल आ गए, ये पैपिलरी मसल आ गया। इसमें ये आ गया कॉर्डी टेंडिनी, ये वाला लेबलिंग क्या है, ये कॉर्डी टेंडिनी, कॉर्ड है ना, थ्रेड लाइक, जो वॉल को बैकवर्ड फ्लो होने नहीं देगा। तो अब यहाँ पे डायग्रामेटिक जो आपको मेंशन किया गया है हार्ट या इसके बारे में, तो देखो एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल से बना हुआ है। चलो ध्यान दो इसके ऊपर, एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, द वॉल ऑफ वेंट्रिकल आर मच थिकर देन दैट ऑफ एट्रिया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, वेंट्रिकल की वॉल थोड़ी थिक है, किसके कंपैरिजन में, एट्रिया के कंपैरिजन में। एंड स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड, ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड नोडल टिश्यू। स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर है, नोडल टिश्यू बोलेंगे, इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट में प्रेजेंट है, एंड पैच ऑफ दिस टिश्यू, इसी नोडल टिश्यू का एक पैच है, उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट इन राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम के ऊपर के साइड में प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन आता है, इसको बोलेंगे साइनो एट्रियल नोड, ऐसे नोड। अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन लोअर लेफ्ट कॉर्नर, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के लोअर साइड में थोड़े लेफ्ट कॉर्नर में ये प्रेजेंट है। एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम के बाजू में प्रेजेंट है, मतलब नियर प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोला है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एंड बंडल ऑफ नोडल फाइबर, आगे जाके एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, उसके ब्रांचेस आ गए जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर ही प्रेजेंट है, अभी जो मैंने आपको दिखाया डायग्राम में। एंड कंटिन्यूस फ्रॉम एवी नोड विच पासेस थ्रू द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम से पास करेगा एंड इमर्ज करेगा ऑन द टॉप ऑफ द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो उसके ऊपर से जाके ब्रांचेस बनाएगा, दो ब्रांचेस इसमें, सेप्टा emerge on the top of the interventricular and immediately divide into right and left bundle. These branches give rise to minute fiber throughout the ventricular musculature of respective side and are called Purkinje fiber. याद रखना है इसको। and the nodal musculature, ये तो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया है। क्या है, क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। नोडल मस्कुलेचर हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। देखो ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ बंडल ब्रांचेस, सभी में एबिलिटी होती है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करे, लेकिन सबसे ज्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा कौन करेगा, वो ऐसा नोड करेगा। तो यहां पे याद रखो, नोडल मस्कुलेचर एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट,
ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यहाँ पे क्वेश्चन ट्विस्ट होगा, स्टेटमेंट ट्विस्ट होगा कि एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, विदाउट की जगह पे विदाउट एक्सटर्नल ना, तो विदाउट नहीं रहेगा, डायरेक्टली एक्सटर्नल स्टिमुलाई, या तो क्या बोल सकते हैं कि जैसे हम बोलते हैं ना ऑटो एक्साइटेबल है, तो ऑटो खुद से एक्साइट होता है, तो ऐसे नहीं आएगा, ट्विस्ट करके अलग से कुछ पूछेंगे उसको। तो द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड इन मिनट वेरी एट अ डिफरेंट पार्ट ऑफ नोडल टिश्यू। मतलब ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तो फास्ट करेगा, एवी नोड कर रहा है लेकिन कम करेगा। देखो हर एक पार्ट एवी नोड भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है लेकिन उसका रेट कम है। तो रेट सबसे ज्यादा किसका है? तो सबसे ज्यादा रेट है ऐसे नोड, इसीलिए उसको पेस मेकर हम बोलते हैं, है ना। तो देखो वो है 70 to 75 टाइम्स पर मिनट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड पेस मेकर। और इसीलिए हम इसको बोलते हैं पेस मेकर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेस मेकर। और आवर हार्ट नॉर्मली बीट 70 to 75 टाइम्स इन अ मिनट। याद रखना है 70 to 75 टाइम्स इन अ मिनट एंड ऑन एन एवरेज हम बोलते हैं 72 बीट्स पर मिनट। तो समझ में आ गया यहां तक। अब नेक्स्ट अगला जो यहां तक प्रॉपरली करो, एक एक लाइन समझ लो, एक एक वर्ड समझ लो, प्रॉपरली समझ लो और क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अब अगला पॉइंट जो है यह है कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल ये जो है ना, एनसीईआरटी बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती है, तो इसको प्रॉपरली समझ लो। बहुत सारे बच्चे डाउट इसी को लेकर आते हैं कि सर कार्डियक साइकिल समझ में नहीं आया। तो कार्डियक साइकिल समझ लो अच्छे से। हाउ डज द हार्ट फंक्शन? लेट अस टेक अ लुक टू बिगिन विद ऑल द 4 चेंबर ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स स्टेट, मतलब दे आर इन जॉइंट डायस्टॉल। तो जॉइंट डायस्टॉल में है मतलब दोनों एट्रिया, दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स है, ठीक है। एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स आर ओपन, blood from the pulmonary vein and vena cava flows into the left and right ventricle respectively through the left and right atria। इसका मीनिंग यह है राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया दोनों जो है ना, या पूरे ऑल कैसे रिलैक्स है। ट्राइकस्पिड ओपन है, बाइकस्पिड ओपन है। इंफीरियर वेना कावा से जो सुपीरियर वेना कावा से जो ब्लड आ गया वो राइट एट्रियम में आ गया। अगर वॉल ओपन होने की वजह से ब्लड डायरेक्टली नीचे जा रहा है, और लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आ रहा है पल्मोनरी वेन की तरफ से, वो लेफ्ट एट्रियम में आ गया, वो डायरेक्टली लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जा रहा है। देखो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड दोनों भी ओपन है, ब्लड जो आ रहा है एट्रिया दोनों एज इट इज जैसे नीचे जा रहा है ना, फ्लो हो रहा है। अब ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगी और जो ब्लड नीचे जा रहा है उसका स्पीड और बढ़ेगा। कितना? 30% मोर ब्लड पंप्ड इनटू द वेंट्रिकल। देखो तो कैसे द ऐसे नोड नाउ जनरेट एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट बोथ द एट्रिया टू अंडरगो साइमल्टेनियसली कंट्रैक्शन द एट्रियल सिस्टोल, और दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एट्रियल सिस्टोल होगा, मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब ब्लड कहां से जाएगा? एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ जाएगा। दिस इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल बाय अबाउट 30%। ऑलरेडी ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ जा रहा था, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से उसमें 30% और प्रेशर ब्लड मतलब मोर ब्लड पंप हो गया वेंट्रिकल की तरफ। द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय एवी नोड एंड एवी बंडल। तो ऐसे नोड से एवी नोड ने ले लिया, इसने ले लिया बंडल ऑफ हिज मतलब एवी बंडल, उसने बंडल ब्रांचेस, देन परकिंजे फाइबर, वेंट्रिकल गया, फिर वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे आ गया। देन from where the bundle of his they transmit it through the entire ventricular musculature में पास हो रहा है, and the atria undergoes musculature, this causes the ventricular muscle contract, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया मतलब समझ लो, देखो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड नीचे आ गया था। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो एट्रिया रिलैक्स होना स्टार्ट करेंगे। तो उसी टाइम पे देखो एट्रिया अंडरगोज रिलैक्सेशन। तो एट्रिया अंडरगोज रिलैक्सेशन मतलब डायस्टॉल। तो मतलब एट्रियल सिस्टोल हो गया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया, एट्रियल जो है ये डायस्टॉल हो रहा है और फिर वेंट्रिकुलर डायस्टॉल होगा। तो मतलब एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टॉल होता है। लेकिन यहां पे याद रखो
पॉइंट कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिस्टल हो गया, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिस्टल हो गया, और एट्रिया डायस्टल होना स्टार्ट हो रहा है ना, डायस्टल हो रहा है। कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल के साथ में ये डायस्टोल हो रहा है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेस द वेंट्रिकुलर प्रेशर, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब प्रेशर कॉजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल। ये याद रखना है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उस प्रेशर के उससे ब्लड रिटर्न ना आ जाए एट्रिया की तरफ, इसीलिए ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड दोनों के दोनों क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। ठीक है, वॉल क्लोज हो गए। ठीक है, एंड द सेमिलुनर वॉल गार्डिंग जो पल्मोनरी आर्टरी को कर रहे थे, जो राइट साइड ला, एंड द एओर्टा लेफ्ट साइड आर फोर्स्ड ओपन, आर फोर्स्ड ओपन बोला है। फोर्स मतलब प्रेशर से पल्मोनरी जो आर्टरी है उसका जो है सेमिलुनर वॉल ओपन हो गया, एओर्टा का ओपन हो गया, फोर्स्ड ओपन हो गया, एंड अलाउइंग द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल टू फ्लो थ्रू दिस वेसल इनटू द सर्कुलेटरी पाथवेज। वेंट्रिकल का ब्लड सर्कुलेटरी पाथवेज में गया, राइट वेंट्रिकल का पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स की तरफ, लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड वो एओर्टा की थ्रू बॉडी पार्ट्स की तरफ जाएगा, एंड देन वेंट्रिकल नाउ रिलैक्स। अब वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है, जिसको बोलेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, एंड इसमें द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल। अब जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है तो जो सेमिलुनर वॉल जो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के वहां पे प्रेजेंट है, ये क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे। तो यहां पे याद रखना है, कॉजिंग क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल which prevent backward or backflow of blood into the ventricle। तो ब्लड नीचे आने नहीं देंगे, इसको याद रखना है। ठीक है, आगे अब देखो, एज अ रिजल्ट, एज अ वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन हो गया, द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल आर पुश्ड ओपन बाय प्रेशर इन द एट्रिया एक्सर्टेड बाय ब्लड विच वॉज बीइंग एम्प्टीड इनटू देम बाय द वेन। अब बोला क्या है उन्होंने, जब देखो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ब्लड नीचे आ गया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, रिस्पेक्टिव साइड गया, अब एट्रिया इसी टाइम पे रिलैक्स हो गई, वेंट्रिकल अब रिलैक्स हो रहा है। अब जब एट्रिया रिलैक्स हो गई तो फिर से वेना कावा से और वो पल्मोनरी वेन से ब्लड आएगा रिस्पेक्टिवली एट्रिया की साइड में दोनों, और जैसे ही ब्लड आ गया, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्लोज थे ना, अब ये पोस्ट ओपन होंगे, पोस्ट ओपन हो गए तो ब्लड फिर से नीचे जाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, एंड बाइकस्पिड वॉल आर पोस्ट ओपन बाय द प्रेशर इन द एट्रिया। ओके, यहां तक हमने ये वाला देख लिया। ठीक है, exerted by the blood which is was emptied into them by the vein। the blood now once again move freely into the ventricle की तरफ मूव हो रहा है, एंड द वेंट्रिकल एंड द एट्रिया आर नाउ अगेन इन रिलैक्स, मतलब जॉइंट टेस्ट। क्योंकि देखो कार्डियक साइकिल बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो वो प्रॉपरली ऐसे याद रखो, है ना, प्रॉपरली समझ लो अच्छे से। ठीक है, सुन द एसे नोड कैन जनरेट अ न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, एंड इवेंट जो है वो फिर से रिपीटेड चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया थ्योरेटिकल पार्ट, जो एट्रियल कार्डियक साइकिल कैसे हो रही है यहाँ पे। अब इसके बीच से रिलेटेड कुछ कार्डियक आउटपुट या हार्ट रेट कितना है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, उसके रिलेटेड स्टेटमेंट्स है, उसके ऊपर ही फोकस करो सिर्फ। सिक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकल रिपीटेड इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। सिक्वेंशियल इवेंट हो रहा है तो उसको कार्डियक साइकिल बोलेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ क्या क्या आ रहा है इसमें, सिस्टोल डायस्टोल ऑफ बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल। आगे, हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट, दैट इज द मेनी कार्डियक साइकिल परफॉर्म पर मिनट। मतलब जितने हार्ट बीट है उतनी कार्डियक साइकिल, ये याद रखो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे, फ्रॉम दिस इट कुड बी डिड्यूस दैट द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। ड्यूरेशन कितने कार्डियक साइकिल है, 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड मतलब 60 सेकेंड में 72 टाइम्स बीटिंग हो रहा है, तो मतलब 1 सेकेंड से भी कम टाइम पीरियड, मतलब 0.8 सेकेंड में क्या हो रहा है, एक हार्ट बीट हो रही है। तो यहाँ पे ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप्स आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो कितना ब्लड पंप कर रही है, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो कितना ब्लड पंप कर रही है, 70 ml, उसको बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट बीट कर रहा है, एक बीट जो हो रही है उसको बोलेंगे हार्ट रेट या हार्ट बीट, वो पर मिनट में कितने, 72 टाइम्स। एक बीट में कितना ब्लड पंप हो रहा है, 70 ml। अब निकालना क्या है, कार्डियक आउटपुट। तो देखो, तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया, ये हार्ट रेट हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द हार्ट रेट।
तो नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, तो हार्ट रेट कितना है, कितने बीट्स हो रहे हैं, 72 हो रहे हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अगर ऐड करना है तो कार्डियक आउटपुट जो हमको मिलेगा, ये कार्डियक आउटपुट है ना, देखो यहाँ पे, हाँ, तो कार्डियक आउटपुट अगर हमको मिलेगा तो क्या कैसे नहीं मिलेगा, हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम है। हार्ट रेट अगर 72 है, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 है, तो जो मिलेगा आपको 5040 ml, वो कार्डियक आउटपुट है पर मिनट। तो इससे रिलेटेड आपको क्या बोलेंगे, हार्ट रेट कोई देगा कि एक कोई पर्सन है जिसका हार्ट रेट है 75, अगर कुछ तो भी या 80 है और कार्डियक आउटपुट 90 ml है, तो कार्डियक नहीं, कार्डियक आउटपुट नहीं, अगर हार्ट रेट 80 है और स्ट्रोक वॉल्यूम 90 है तो कार्डियक आउटपुट निकालना है। तो अलग अलग क्वेश्चंस आपको इससे रिलेटेड आ सकते, पॉसिबिलिटीज है, इसको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे तो कार्डियक आउटपुट समझ, देयरफॉर द कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड एक वेंट्रिकल पर मिनट में पंप कर रहे हैं उसको बोलेंगे कार्डियक आउटपुट। तो 5000 ml और 5 लीटर हेल्दी इंडिविजुअल पंप कर रहा है, ये याद रखना है। द बॉडी हैज एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज हार्ट रेट एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट, ये याद रखो, बॉडी की एबिलिटी है, क्या क्या एबिलिटी है बॉडी की, तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज कर सकती है, हार्ट रेट चेंज कर सकती है, कॉन्ट्रैक्शन है ना, स्ट्रेंथ या कार्डियक आउटपुट, ये सभी को चेंज करने की एबिलिटी बॉडी में है। फॉर एग्जाम्पल कार्डियक आउटपुट, ये लाइन इंपॉर्टेंट, ये लाइन एनसीईआरटी, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर बोला है, किसके कंपेयर देन दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी, कोई भी ऑर्डिनरी मैन के कंपैरिजन में एथलीट का जो कार्डियक आउटपुट बोला है आपको यहाँ पे, तो वो कैसा है, हायर है एज कंपेयर टू कोई भी नॉर्मल मैन से, ऑर्डिनरी मैन से। During each cardiac cycle, two prominent sound are produced, which can easily be heard through a stethoscope से हम सुन सकते हैं, वो है लब एंड डब। जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल क्लोज्ड होंगे तो साउंड आएगा लब, एंड सेमिलुनार क्लोज होंगे तो साउंड आएगा डब। तो देखो, द फर्स्ट हार्ट साउंड लब इज एसोसिएटेड, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्या, द फर्स्ट हार्ट साउंड इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल, वेयरएज द हार्ट साउंड डब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ सेमिलुनार वॉल। लब किसकी वजह से आ रहा है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, एंड डब किसकी वजह से आ रहा है, सेमी लूनार वॉल के क्लोज होने से आ रहा है। और दिस साउंड आर क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है कि ये साउंड से समझ में आएगा कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, तो कितना इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है वो है ईसीजी। अब ईसीजी रिलेटेड तो देखो, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी, तो ईसीजी देखो क्या है, ECG is a graphical representation of the electrical activity of heart during cardiac cycle। कार्डियक साइकिल में जो भी आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखेगा, है ना, तो वो जो होता है वो है ECG। आगे, टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ECG अगर निकालना है तो इसके लिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ECG के ऊपर PYQ आया हुआ है और चांसेस भी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं और याद रखना है। तो पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड, 3 इलेक्ट्रिकल लीड यूज करते हैं वो, एक इसमें एक लेफ्ट रिस्ट को, राइट रिस्ट को, राइट, एंड एक लेफ्ट एंकल को लगाएंगे, लेफ्ट पैर के जो एंकल रीजन है उसको इस एरिया को लगाएंगे। देखो, तो यहाँ पे 1 टू ईच रिस्ट, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 1 टू ईच रिस्ट मतलब एक रिस्ट को एक लगाएंगे, एंड टू द लेफ्ट एंकल एंड लेफ्ट एंकल को एक, दैट कंटिन्यूसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी, मॉनिटर करेंगे। और बहुत सारे सेवरल जो होते हैं वो चेस्ट के ऊपर यहाँ पे लगाएंगे। तो फॉर द डिटेल इवेल्यूशन ऑफ द हार्ट फंक्शन, मल्टीपल लीड्स आर अटैच टू द चेस्ट रीजन, मल्टीपल लीड ये चेस्ट रीजन के ऊपर अटैच किए जाएंगे, जिससे आपको डिटेल एक्टिविटी समझ में आएगी। तो इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड ECG। अगर स्टैंडर्ड ECG निकालना है तो कितने, 3 इलेक्ट्रिकल लीड, जिसमें 1 इन ईच रिस्ट, जैसे यहाँ पे एक इसमें और इसमें, तो एक रिस्ट एक 2 और लेफ्ट एंकल को एक, ऐसे 3 याद रखो, इस पे क्वेश्चन आता है। ईच पीक इन द ECG इज आइडेंटिफाइड विथ लेटर फ्रॉम P to T तक है,
और ये रिस्पॉन्ड करेगा आपको स्पेशल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। अब ये आपको जैसे इनिशियल मेंशन किया गया कि ईसीजी में पी, क्यू, आर, एस एंड टी, तो पी वेव एट्रियल सिस्टोल की वजह से आएगा, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मिलेगा, एंड टी वेव मतलब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, तब आपको ये मिलेगा। तो इसीलिए एट्रियल सिस्टोल होगा तो डीपोलराइजेशन बोल रहे हैं यहाँ पे। एट्रिया देखो, हार्ट जो एसी नोड इलेक्ट्रिक इंपल्स रिलीज कर रहा है ना, तो उसके इलेक्ट्रिक इंपल्स को कैप्चर करने का वो लीड करेंगे और इससे हमको ये पीक मिलेंगे। तो पी, क्यू, आर, एस एंड टी, पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पी वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया विच लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गए, पी वेव आ गया। उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ओके, विच इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, विच इनिशिएट करेगा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, याद रखना है। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल दिखा रहा है, जो इनिशिएट कर रहा है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को, एंड द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कब हो रहा है? आफ्टर क्यू, क्यू के बाद कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल, और बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल हो रहा है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में। टी वेव रिप्रेजेंट कर रहा है रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, मतलब रिपोलराइजेशन। देखो, एट्रियल सिस्टोल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल डीपोलराइजेशन, अगेन वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, एंड टी वेव जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे, तो वेंट्रिकुलर एक्साइटेड नॉर्मल जा रहा है तो रिपोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ द सिस्टोल, टी वेव का एंड हो रहा है तो एंड ऑफ द सिस्टोल हो रहा है यहां पे, एंड देन ऑब्वियसली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स दैट ऑकर्स इन अ गिवन टाइम पीरियड। तो कितने QRS कॉम्प्लेक्स है गिवन टाइम पीरियड में, उससे हमको समझ में आएगा कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो गिवन टाइम पीरियड में वन कैन डिटरमाइन क्या करेगा, हार्ट बीट रेट कितना है, ये प्रॉपरली डिटरमाइन कर सकते हैं, इसको याद रखना है। ECG ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल है रफली द सेम शेप फॉर अ गिवन लीड कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी इंसान है तो उसका जो शेप जो होता है ECG का, तो वो तो सेम रहेगा, लेकिन एनी डेविएशन अगर आ गया शेप में तो इसका इंडिकेशन ये है कि पॉसिबल एबनॉर्मलिटी और कोई तो भी डिसीज उसको है हार्ट से रिलेटेड, तो समझ में आएगा। और ये ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां तक ये हो गया। अब है डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन मतलब क्या है, बेसिक चीज समझ लो पहले। राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप हो रहा है पल्मोनरी आर्टरी की तरफ, आर्टरी से लंग्स की तरफ, लंग्स से पल्मोनरी वेन एंड लेफ्ट एट्रियम, इसको बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा है सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड पंप किया एओर्टा, एओर्टा से बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट से वेन्स, देन जैसे एओर्टा, आर्टरीज, आर्टेरियोल, कैपिलरीज, वेन्स, वेन्यूल, वेना कावा, एंड देन अगेन राइट एट्रियम। इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टमिक सर्कुलेशन। मतलब राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम की तरफ थ्रू लंग्स अगर हो रहा है तो कौन सा, पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा और बॉडी पार्ट से अगर राइट एट्रियम में आ रहा है तो सिस्टमिक सर्कुलेशन, और इसी को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। लेकिन डबल सर्कुलेशन किसके थ्रू हो रहा है, ब्लड वेसल। तो पहला पॉइंट है ब्लड वेसल कौन से है, उसके मतलब क्या बोल सकते हैं, उसके टाइप्स कितने हैं और लेयर्स कितने, कैसे बने हुए हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, डबल सर्कुलेशन, द ब्लड फ्लो डायरेक्टली बाय फिक्स रूट थ्रू अ ब्लड वेसल से जाएगा, मतलब आर्टरी से एंड वेन्स से। तो बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मैच द कॉलम में आ सकता है। इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वैमस एंडोथेलियम, देखो ब्लड वेसल की सबसे अंदर की लेयर स्क्वैमस एंडोथेलियम ट्यूनिका इंटीमा, कौन सी, ट्यूनिका इंटीमा। दूसरी मिडल लेयर जो है स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर, स्मूथ मिडल लेयर इंपॉर्टेंट है, मिडल लेयर ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं, स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर एंड द ट्यूनिका मीडिया, एंड द एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलेजन फाइबर। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो कोलेजन फाइबर द ट्यूनिका एक्सटर्ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे द ट्यूनिका मीडिया इज कंपेरेटिवली थीन इन द वेन, तो ट्यूनिका, ये लाइन आगे आ सकती है क्योंकि देखो ल्यूमेन अगर देखेंगे, एक डायग्राम हमको आगे दिया हुआ है, तो ल्यूमेन यही से समझ में आएगा। देखो इसका दोनों का अगर ब्लड वेसल का हम ल्यूमेन की बात करें ना, ये बीच का ल्यूमेन की साइज देखो और यहाँ पे बीच की ल्यूमेन की साइज देखो, तो यहाँ पे ल्यूमेन छोटा है। देखो ट्यूनिका एक्सटर्ना हो गया, ये ग्रीन कलर का ट्यूनिका मीडिया, ओके, और अंदर का ट्यूनिका इंटरना या इंटीमा बोलो, ठीक है। वैसे ही ये ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच वाला ट्यूनिका मीडिया और अंदर का इंटीमा। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा ट्यूनिका मीडिया लार्ज, ट्यूनिका मीडिया जितना बड़ा उतना ल्यूमेन छोटा, क्योंकि आर्टरीज में प्रेशर होना चाहिए इसलिए ल्यूमेन छोटा है, ब्लड प्रेशर से जाएगा। वेन को कलेक्ट करना है, बॉडी पार्ट का ब्लड तो ज्यादा अमाउंट में करना है, तो वेन का जो ल्यूमेन होता है वो छोटा होता है, लेकिन ट्यूनिका मीडिया इसमें थीन होती है, इस पे क्वेश्चन आएगा। और ट्यूनिका मीडिया यहाँ पे क्या होगी, ठीक होगी, तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये याद रखो, प्रॉपरली याद रखो, ठीक है। और जो कैपिलरी होती है ना, उसमें सिर्फ अंदर की लेयर होती है, एंडोथेलियम, स्क्वैमस एंडोथेलियम। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा या इंटरना, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ध्यान देना ही है, याद रखो, ठीक है। तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन डायग्रामेटिक भी देखते हैं। देखो इसमें राइट वेंट्रिकल ने ब्लड पंप किया पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स की तरफ, लंग्स से पल्मोनरी वेन ने ले लिया लेफ्ट एट्रियम, हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। और दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप हो गया एओर्टा, बॉडी पार्ट की तरफ, वैसे कैपिलरीज, देन वेन एंड फिर राइट एट्रियम, उसको बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक। तो ये आपको पूछ सकते हैं इसके रिलेटेड, तो यही याद रखना है, ठीक है। देखो अब तो द ब्लड पंप बाय द राइट वेंट्रिकल एंटर द पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में आ गया, वेयर इज द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड इनटू द एओर्टा में जा रहा है। Deoxygenated blood pumped into the pulmonary artery is passed on to the lungs from where the oxygenated blood is carried by pulmonary vein into the left atrium। एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड कैरी कर रही है, पल्मोनरी आर्टरी, जो राइट वेंट्रिकल से पंप किया पल्मोनरी आर्टरी में, वो लंग्स की तरफ वहां पे ऑक्सीजनेटेड हो गया। और पल्मोनरी वेन जो एकमेव ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, और आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड लेके जा रही है। तो बाकी अगर देखेंगे तो ऑल आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, जनरली, ऑल नहीं बोल सकते, मोस्ट ऑफ दी, लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है और वेन ऑक्सीजनेटेड कैरी कर रही है। ये एक्सेप्शन याद रखो नॉर्मल से, ठीक है। अब आगे द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग करेगा एओर्टा, इज कैरिड बाय नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, देन आर्टेरियोल, देन कैपिलरीज, and then to the tissues from where the deoxygenated blood is collected by the system of venule, veins, vena cava and emptied into the right atrium। तो वही लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, देन आर्टरीज, आर्टेरियोल, कैपिलरीज, वेन्यूल, वेन, वेना कावा एंड राइट एट्रियम, तो इसको बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो द सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिएंट, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या पास कर रहा है, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस टिश्यू को दे रहा है, टिश्यू से CO2 ले रहा है, हार्मफुल सब्सटेंसेस ले रहा है, एंड एलिमिनेशन के लिए जो मतलब वेस्टेज है उसको कलेक्ट करने का काम करेगा। यूनिक वैस्कुलर एक कनेक्शन, अब ये यहाँ तक आ गया। और अगला एक कनेक्शन है जिसको हिपैटिक पोर्टल सिस्टम हम बोलते हैं। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या है, तो लीवर, इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट होने के बाद वो न्यूट्रिएंट डायरेक्ट किसकी तरफ आ रहा है, लीवर की तरफ आ रहा है। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ये अलग सा कनेक्शन, इसको याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में एक वेन आएगी जिसका नाम है हिपैटिक पोर्टल वेन, जो इंटेस्टाइन से ब्लड किसकी तरफ लेके आएगी, लीवर की तरफ लेके आएगी, ठीक है। तो देखो, एंड यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार याद रखना है, यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर के बीच में जो वैस्कुलर कनेक्शन है उसको हम बोलेंगे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। एंड द हिपैटिक पोर्टल वेन होती है
क्या करेगी, इंटेस्टाइन टू लीवर क्या करेगी, न्यूट्रिएंट जो एब्जॉर्ब किया गया है बिफोर डिलीवर टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन को देने से पहले वो लीवर की तरफ ब्लड लेके जाएगी, मतलब वो जो न्यूट्रिएंट लेके जाएगी। और लास्ट इसमें एक सर्कुलेशन पार्ट दिया हुआ है, कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन क्या है, तो कोरोनरी सर्कुलेशन मतलब हार्ट अगर पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है तो हार्ट के मसल को भी ब्लड की जरूरत है। तो हार्ट ने पंप किया हुआ ब्लड, कुछ ब्लड जो है हार्ट के मसल को कौन लेके जाएगा, तो वो है कोरोनरी आर्टरीज। और कोरोनरी आर्टरीज ब्लड सप्लाई करेगी हार्ट को, और हार्ट के सेल वो यूज करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा, उसको कलेक्ट करेगी कोरोनरी वेन, देन कोरोनरी साइनस, और ये ओपन होगी राइट एट्रियम। इसको हम बोलेंगे क्या, कोरोनरी सर्कुलेशन। अगर इसी कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज आते हैं तो ही हार्ट अटैक आएगा, नहीं तो ब्लॉकेज अगर बॉडी में किधर है तो हार्ट अटैक नहीं आएगा। तो याद रखो, a special coronary system of a blood vessel is present in our body exclusively for circulation of blood to and from the cardiac musculature, मतलब to the cardiac muscle and from the cardiac muscle, इन दोनों की तरफ ब्लड अगर सर्कुलेशन प्रॉपरली करना है तो क्या है, यहां पे कोरोनरी सर्कुलेशन आएगा। ठीक है, तो ये यहां तक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और लास्ट, सेकेंड लास्ट जो पॉइंट है हमारा, कार्डियक एक्टिविटी। हार्ट को कंट्रोल कौन कर रहा है, रेगुलेट कौन कर रहा है, तो नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, इंपॉर्टेंट है, ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल नोडल टिश्यू। स्पेशलाइज्ड मसल नोडल टिश्यू जिसको हम क्या बोलते हैं, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफिस है ना, बंडल ब्रांचेस, पर्किंजे फाइबर वगैरह ये होते हैं। तो ये हेंस हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक। हार्ट कैसा है, मायोजेनिक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखो, मायोजेनिक है, ऑटो रेगुलर। अगर हार्ट को निकाल के भी बाहर रखा ना तो भी बीटिंग करेगा, है ना, याद रखो। ठीक है, आगे तो स्पेशल न्यूरल सेंटर, हार्ट ऑटो रेगुलेटेड है लेकिन फिर भी उसके एक सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एएनएस मतलब मेडुला का एएनएस से रिलेटेड हार्ट को कनेक्शन है, और उसमें दो पार्ट है। कौन है, एक है सिंपैथेटिक एंड दूसरा है पैरासिंपैथेटिक। तो न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व्स, देखो यहाँ पे वन बाय वन यहाँ पे याद रखना है। तो न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व पार्ट ऑफ एएनएस का पार्ट है जो इंक्रीज कर रहा है रेट ऑफ हार्ट बीट, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड देयर बाय कार्डियक आउटपुट। लाइन याद रखना, इंपॉर्टेंट है रेगुलेशन के लिए। तो ये यहाँ पे एएनएस का कनेक्शन होता है। तो हार्ट का ये सिंपैथेटिक नर्व जो है ना इंक्रीज करे हार्ट रेट, हार्ट बीट, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। वैसे ही पैरासिम्पैथेटिक इसके अपोजिट काम करेगा, एंटागोनिस्टिक इन फंक्शन। आपको क्वेश्चन आएगा एंटागोनिस्टिक फंक्शन कौन है, तो सिंपैथेटिक हार्ट रेट इंक्रीज कर रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा। तो एंटागोनिस्टिक फंक्शन याद रखो। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल एक अनदर कंपोनेंट ऑफ एएनएस का है जो डिक्रीज करेगा रेट ऑफ हार्ट बीट। देखो एएनएस से दूसरा जो है पैरासिम्पैथेटिक क्या कर रहा है, हार्ट रेट डिक्रीज कर रहा है, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा है एंड कार्डियक आउटपुट को भी डिक्रीज कर रहा है। तो ये याद रखो। उसके बाद ये लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन जिसको हम बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन, है ना, एड्रिनालिन, नॉर एड्रिनालिन, या जैसे हम बोलते हैं कि इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन, इसको ही बोलते हैं। तो एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन अल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट या उसका स्पीड भी बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, और ये जो लास्ट पॉइंट है डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या क्या डिसऑर्डर है, तो बहुत सारे लोगों को बीपी का प्रॉब्लम होता है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम होता है। तो क्या क्या है, तो हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल 120/80 से अगर ज्यादा है। 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, 80 होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर उससे ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस पर्सन को हाइपरटेंशन हो सकता है। अब वो भी सब कब, अब देखो इन दिस मेजरमेंट द 120 mmHg मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर इज द सिस्टोलिक प्रेशर होता है। इसको पंपिंग प्रेशर, ये पंपिंग प्रेशर भी याद रखो, बच्चे ध्यान नहीं देते पंपिंग प्रेशर पे, तो पंपिंग प्रेशर भी है। एंड 80 mmHg इज द डायस्टोलिक प्रेशर। ओके, और रेस्टिंग प्रेशर इसको हम बोल सकते हैं, डायस्टोलिक को क्या बोल सकते हैं, रेस्ट। एक पंपिंग प्रेशर, दूसरा रेस्टिंग प्रेशर है। एंड इफ रिपीटेड चेक कर रहा है कोई पर्सन और उसका ब्लड प्रेशर इंडिविजुअल का 140/90 से, अगर 140/90 से और ज्यादा आ रहा है या
वही आ रहा है, उससे ज्यादा आ रहा है, तो इसका मीनिंग ये होता है कि उस पर्सन को क्या है, हाइपर टेंशन है ना। दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिसीज। तो क्या क्या हो सकता है, अगर प्रेशर ज्यादा हो गया तो वाइटल ऑर्गन जो होते हैं वो कौन होते हैं, ब्रेन एंड किडनी, ये भी डैमेज हो सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ तो ब्रेन में क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, या किडनी डैमेज हो सकती है, ब्लड वेसल डैमेज हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगला कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी आर्टरी मतलब हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है कोरोनरी आर्टरी। अगर कोरोनरी आर्टरी डिसीज ऑफन रेफर टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस, ये वर्ड याद रखो, एमसीक्यू में आ सकता है। एथेरो डिपॉजिट अफेक्ट द वेसल दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट। हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरी को अफेक्ट कर रहा है। कैसे? इट इज कॉज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ, एमसीक्यू ये, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल। अगर ये कोरोनरी आर्टरी में डिपॉजिट हो गया तो क्या हो रहा है, आर्टरी का ल्यूमेन छोटा हो रहा है ना। तो ल्यूमेन छोटा होगा, फाइब्रस टिश्यू भी आ रहा है विच मेक्स द ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज नैरोअर, और उसी ल्यूमेन छोटा होने से होगा अगर क्लॉट आ गया तो हार्ट अटैक आएगा, या तो कोई अदर एंजिना पेक्टोरिस वगैरह भी हो सकता है। तो अगला वही पॉइंट है एंजिना पेक्टोरिस। तो एंजिना क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंजिना पेक्टोरिस। सिम्टम्स ऑफ अक्यूट चेस्ट पेन, मतलब चेस्ट में बहुत तकलीफ होगी, पेन होगा, एपियर्स में नो इनफ, कब होगा ये, नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल। लाइन इंपॉर्टेंट है, ट्विस्ट कर सकते हैं इसको। तो नो इनफ ऑक्सीजन, हार्ट मसल को प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है, उसके वजह से एंजिना होगा। एंजिना कैन ऑकर इन मेन एंड वुमेन ऑफ एनी एज। इसमें याद रखो कोई भी एज में हो सकता है, मेन को, वुमेन को, दोनों को हो सकता है। एंड इट इज मोर कॉमन इन, लेकिन मिडल एज एंड एल्डरली, मिडल एज के लोगों को ज्यादा होता है और एल्डरली लोगों में ये पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। इट ऑकर्स ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो, को अफेक्ट करने वाली ये कंडीशन है। और यहां पे लास्ट पॉइंट है हार्ट फेल्योर। तो हार्ट फेल्योर क्या है, तो हार्ट फेल्योर, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, तीन अलग कंसेप्ट है। हार्ट फेल्योर मतलब क्या होता है, हार्ट फेल्योर मींस द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड, हार्ट ब्लड पंप नहीं कर रहा है इफेक्टिवली, क्यों, इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी, क्यों नहीं कर रहा है, इट इज समटाइम्स कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। मतलब अगर लंग्स में प्रॉब्लम है, लंग्स फेल्योर हो गए तो हार्ट बंद हो रहा है। हार्ट में प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट फेल्योर में, हार्ट फेल्योर में लंग्स में प्रॉब्लम, इसीलिए हार्ट बंद हो गया। हार्ट फेल्योर का कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर बोल सकते हैं, बिकॉज कंजेशन ऑफ द लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस इज, लंग्स बंद हो गए तो हार्ट बंद हो जाएगा, मतलब ये हार्ट फेल्योर है, हार्ट अटैक नहीं है, हार्ट यहां पे नॉर्मल है। लेकिन अगली जो कंडीशन है हार्ट फेल्योर इज नॉट द सेम एज दैट कार्डियक अरेस्ट, ये लाइन आ सकती है आपको, हार्ट फेल्योर कार्डियक अरेस्ट जैसा नहीं है। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट बंद हो गया, हार्ट बीटिंग ही स्टॉप है। क्यों स्टॉप है, तो हार्ट में प्रॉब्लम है, उस टाइम पे अगर क्लॉट आ गया, कुछ आ गया तो हो रहा है, तो कार्डियक अरेस्ट। लेकिन और हार्ट अटैक किसको बोलते हैं, तो हार्ट अटैक मतलब व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज, हार्ट मसल डैमेज हो रही है, सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है, क्यों हो रहा है, डैमेज बाय द इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, हार्ट के मसल को प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है, इसके लिए हार्ट के मसल क्या करे, तड़प रहे, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ गया, अब इसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, तो हार्ट के मसल डैमेज हो रहे धीरे, इसको बोलेंगे हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट, हार्ट बीटिंग बंद हो रही है, और हार्ट फेल्योर लंग्स डैमेज होने के वजह से। तो ये हो गया एनसीईआरटी का। अब समरी को थोड़ा फास्ट देखते हैं, चलो समरी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो समरी में क्या बोला है, वर्टिब्रेट सर्कुलर ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें इसेंशियल देखो, ब्लड कंप्राइजेस ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा फॉर्म्ड एलिमेंट इसमें होते हैं, रेड ब्लड सेल, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट कंस्टिट्यूट द फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड ऑफ ह्यूमन आर ग्रुप ऑफ ए बी एंड ओ सिस्टम, इसमें ब्लड ग्रुप आएगा। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन, ये इंपॉर्टेंट है, ए और बी ऑन द आरबीसी के सरफेस पे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। उसके बाद दिया हुआ है आरएच ग्रुपिंग का, एंड देन दिस फ्लूइड कॉल्ड आरएच ग्रुपिंग का आ गया, ठीक है। उसके बाद है टिश्यू फ्लूइड, जो टिश्यू के स्पेस में प्रेजेंट होता है, तो इसको हम बोलेंगे टिश्यू फ्लूइड। उसी को हम बोलते हैं लिम्फ, इट इज मोर सिमिलर टू द ब्लड एक्सेप्ट फॉर द प्रोटीन कंटेंट एंड द फॉर्म एलिमेंट को छोड़ के, डब्ल्यूबीसी वगैरह आता है लेकिन इसको छोड़ के। ऑल वर्टिब्रेट एंड फ्यू इनवर्टिब्रेट अगर हम देखेंगे तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये लाइन इंपॉर्टेंट आ सकती है क्योंकि समरी के भी कुछ पॉइंट आने के चांसेस है स्टेटमेंट में।
तो याद रखना है। उसके बाद ये दिया हुआ है कि मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन ये वगैरह है हार्ट, तो कार्डियक मस्कुलेचर इज ऑटो एक्साइटेबल है, जैसे एसए नोड एवी नोड वगैरह ऑटो एक्साइटेबल है, इसमें ये इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखो। उसके बाद एसए नोड को हम पेस मेकर बोलते हैं। देन सिस्टोल फोर्स द ब्लड टू मूव फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी एंड द एओर्टा से ब्लड में से पास हो रहा है। तो कार्डियक साइकिल फॉर्म बाय द सिक्वेंशियल इवेंट होगा, इसी को साइक्लिकल रिपीटेड अगर हो रहा है इसको हम कार्डियक साइकिल बोलेंगे। एंड यहाँ पे अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हेल्दी पर्सन शोज क्या कर रहा है, तो 72 साइकिल्स पर मिनट, मतलब 70 ml ब्लड पंप कर रहा है ये एक ईच वेंट्रिकल एक बीट में। तो उसको हम जैसे हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू आपको मिलेगा कार्डियक आउटपुट पर मिनट का, तो स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml का था, इसको बीट वॉल्यूम भी हम बोल सकते हैं। ये भी वर्ड याद रखो, नया वर्ड, ये पहले नहीं दिया हुआ था। वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल जो हार्ट कर रहा है ना उसको कार्डियक आउटपुट हम बोलेंगे। एंड स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट अगर देखेंगे तो टोटल का कैलकुलेट करके तो आपको अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड पंप करेगा। उसके बाद ईसीजी के बारे में बोला, तो ईसीजी हमने ऑलरेडी प्रॉपरली डिस्कस किया हुआ है, उसको ही प्रॉपरली अच्छे से याद रखो। देन पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट बाय द पंपिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी डीऑक्सीजनेटेड से स्टार्ट हो रहा है और सिस्टेमिक ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, मतलब राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी लंग्स वगैरह, देन पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम, और सिस्टमिक सर्कुलेशन लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट विद द पंपिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द एओर्टा व्हिच इज कैरिड टू ऑल बॉडी पार्ट और टिश्यू, एंड देयर वर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द देयर इज कलेक्टेड बाय द वेन्स and return to the right atrium. So the heart is also auto excitable है and its function can be moderately by neural and hormonal mechanism. रेगुलेशन न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म दोनों तरीके से, मतलब न्यूरॉन भी हार्ट को रेगुलेट कर सकता है एंड हार्मोन भी कर सकता है, मतलब मेडुलरी हार्मोन थे, इमरजेंसी हार्मोन एड्रेनालिन और एड्रेनालिन ये कर सकते हैं, और न्यूरॉन्स भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हमने बोला था कि एएनएस में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो चलो इसी प्रकार हमने पूरा जो एनसीईआरटी चैप्टर है आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन जिससे रिलेटेड मेन धातु स्टेटमेंट हमने अभी तक देखे।